दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। वह डॉन युग में था, एंडल्स द्वारा सात को संकीर्ण समुद्र के पार लाने से बहुत पहले। आपको इस स्थान से आधा लीग दूर वियरवुड्स का एक उपवन मिलेगा और शायद आपके देवता भी। मेरे प्रभु, आवाज ने जॉन को आश्चर्य से पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। सैमुएल टार्ली अपने पैरों पर था। मोटे लड़के ने अपने पसीने से तर हथेलियों को अपने अंगरखे से पोंछा। क्या मैं भी जा सकता? मेरा नाम हॉर्नहिल के सेप्ट में 7 के प्रकाश में रखा गया था, जैसा कि मेरे पिता का था और उनके पिता का और 1000 साल तक सभी टार्ली का। आप अपने पिता और अपने घर के देवताओं को क्यों त्याग देंगे? सर जेरेमी राइकर ने आश्चर्य जताया। दूसरों के पास केवल कमीनों के नाम हैं या कोई नाम ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सब अब अतीत हो चुका है। दीवार पर हम सब एक घर हैं। शाम के समय जब सूरज डूबता है और हम इकट्ठा होती रात का सामना करते हैं, आपको अपनी शपथ लेनी चाहिए। उस क्षण से आप नाइट वॉच के शपथबद्ध भाई होंगे। आपके अपराध धुल जाएंगे, आपके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरह आपको अपनी पुरानी वफादारियों को भी धो देना चाहिए, अपनी शिकायतों को दूर करना चाहिए, पुरानी गलतियों और पुराने प्यार को समान रूप से भूलना चाहिए। यहां आप नए सिरे से शुरुआत करते हैं। नाइट वॉच का एक आदमी अपना जीवन राज्य के लिए जीता है, किसी राजा के लिए नहीं, न ही किसी स्वामी के लिए, न ही इस घर या उस घर के सम्मान के लिए, न सोने, न गौरव के लिए और न ही किसी महिला के प्यार के लिए, बल्कि राज्य और उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए। नाइट वॉच का उन्हें कहने से पहले ध्यान से सोचें, क्योंकि एक बार आपने काला ले लिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। भागने की सजा मौत है। बूढ़ा भालू एक पल के लिए रुका और फिर बोला, क्या आप में से कोई ऐसा है जो हमारी कंपनी छोड़ना चाहता है? अगर ऐसा है तो अभी चले जाइए और कोई भी आपको कम नहीं समझेगा। कोई भी नहीं हिला। ठीक है और अच्छा है, मॉर्मोंट ने कहा। आप शाम को यहां सेप्टन सेल्डार और अपने आदेश के पहले व्यक्ति के सामने अपनी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। क्या आप में से कोई पुराने देवताओं का पालन करता है? जॉन। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। खड़ा रहा। हाँ मेरे प्रभु, मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्द एक हृदय वृक्ष के सामने कहना चाहेंगे, जैसा कि आपके चाचा ने किया था, मॉर्मोंट ने कहा। हाँ मेरे प्रभु, जॉन ने कहा। सेप्ट के देवताओं का उससे कोई लेना देना नहीं था। जब तक वे तुम्हें बर्फ में रौंद न दें, तब तक तुम ऑनरोक्स के झुंड को नहीं देख पाओगे। पाइप ने फुसफुसाकर कहा। मैं ऐसा करूंगा, ग्रेन ने जोर दिया। मैं उन्हें बहुत दूर से देखूंगा। मॉर्मोंट ने खुद ग्रेन के संदेह की पुष्टि की। कैसल ब्लैक को गॉडवुड की कोई जरूरत नहीं है। दीवार के पार प्रेतवाधित जंगल वैसा ही खड़ा है जैसा वह डॉन युग में था। एंडल्स द्वारा 7 को संकीर्ण समुद्र के पार लाने से बहुत पहले आपको इस स्थान से आधा लीग दूर वियरवुड्स का एक उपवन मिलेगा और शायद आपके से आश्रित देवता भी। मेरे प्रभु, आवाज ने जॉन को आश्चर्य से पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। सैमुएल टार्ली अपने पैरों पर था। मोटे लड़के ने अपने पसीने से तर हथेलियों को अपने अंगरखे से पोंछा। क्या मैं भी जा सकता? मेरा नाम हॉर्नहिल के सेप्ट में 7 के प्रकाश में रखा गया था, जैसा कि मेरे पिता का था और उनके पिता का और 1000 साल तक सभी टार्ली का। आप अपने पिता और अपने घर के देवताओं को क्यों त्याग देंगे? सर जेरेमी राइकर ने आश्चर्य जताया। दूसरों के पास केवल कमीनों के नाम हैं या कोई नाम ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सब अब अतीत हो चुका है। दीवार पर हम सब एक घर हैं। शाम के समय जब सूरज डूबता है और हम इकट्ठा होती रात का सामना करते हैं, आपको अपनी शपथ लेनी चाहिए। उस क्षण से आप नाइट वॉच के शपथबद्ध भाई होंगे। आपके अपराध धुल जाएंगे, आपके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसी तसैम ने कहा। नाइट वॉच अब मेरा घर है। 7 ने कभी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, शायद पुराने देवता देंगे। जैसा तुम चाहो लड़के, मॉर्मोंट ने कहा। सैम ने फिर से अपनी सीट ले ली, जैसा कि जॉन ने किया। हमने आप में से प्रत्येक को एक क्रम में रखा है, जैसा कि हमारी जरूरत और आपकी अपनी ताकत और कौशल के अनुकूल है। बोवेन मार्श आगे बढ़े और उन्हें एक कागज दिया। लॉर्ड कमांडर ने इसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया।
हेल्डर बिल्डरों के लिए उन्होंने शुरू किया। हेल्डर ने स्वीकृति में एक कठोर सिर हिलाया। ग्रेन रेंजरों के लिए, एल्बेट बिल्डरों के लिए, पाइपर रेंजरों के लिए। पाइप ने जॉन की ओर देखा और अपने कान हिलाए। सैमुएल प्रबंधकों के लिए एक पल के लिए जॉन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना था। मोरामोंट ने इसे गलत पढ़ा होगा। वह उठकर अपना मुंह खोलने लगा ताकि उन्हें बता सके कि कोई गलती हुई है। और फिर उसने देखा कि सर एलिसर उसे देख रहा है। उसकी आंखें ऑब्सीडियन के 2 टुकड़ों की तरह चमक रही थीं और वह समझ गया। ओल्ड बियर ने कागज को लपेटा। आपके प्रथम आपको आपके कर्तव्यों में निर्देश देंगे। सभी देवता आपकी रक्षा करें भाइयों। लॉर्ड कमांडर ने उन्हें आधा झुककर प्रणाम किया और विदा ली। सर एलिसर उसके साथ चले गए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जॉन ने मास्टर एट आर्म्स को इतना खुश कभी नहीं देखा था। रेंजर्स मेरे साथ हैं, सर जेरेमी राइकर ने पुकारा जब वे चले गए। पाइप जॉन को घूर रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसके कान लाल थे। ग्रेन व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैट और टॉड उनके बगल में आ गए और वे सेप्ट से सर जेरेमी का पीछा करने लगे। बिल्डर्स लालटेन जबड़े वाले ऑथेल यार्विक ने घोषणा की। हॉल्डर और एल्बेड उसके पीछे पीछे चले गए। जॉन ने अपने चारों ओर अविश्वास से देखा। मास्टर एमन की अंधी आंखें उस प्रकाश की ओर उठी हुई थीं जिसे वह देख नहीं सकता था। सेप्टन वेदी पर क्रिस्टल व्यवस्थित कर रहा था। केवल सैम और डेरेन बेंच पर रह गए थे। एक मोटा लड़का, एक गायक और वह। लॉर्ड स्टीवर्ड बोवेन मार्श ने अपने मोटे हाथों को आपस में रगड़ा। सैमुएल, आप मास्टर एमन की सहायता रूकरी और लाइब्रेरी में करेंगे। चेट कुत्तों की मदद करने के लिए कैनेल में जा रहा है। आपको उसका सेल लेना होगा ताकि आप रात दिन मास्टर के करीब रह सकें। मुझे विश्वास है कि आप उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। वह बहुत बूढ़ा है और हमारे लिए बहुत कीमती है। डेरेन, मुझे बताया गया है कि आपने कई उच्च लॉर्ड्स की मेज पर गाया और उनका मांस और मीट साझा किया। हम आपको ईस्ट वॉच भेज रहे हैं। हो सकता है कि जब व्यापारी गैली व्यापार करने आएंगे तो आपका स्वाद क्वार्टर पाइके की कुछ मदद करेगा। हम नमकीन गोमांस और अचार वाली मछली के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे हैं और हमें जो जैतून का तेल मिल रहा है उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है। जब तुम पहुंचो तो बोरकास के पास पेश हो जाओ। वह तुम्हें जहाजों के बीच व्यस्त रखेगा। मार्श ने जॉन की तरफ मुस्कुराया। लॉर्ड कमांडर मॉरमोंट ने तुम्हें अपना निजी प्रबंधक जॉन के लिए अनुरोध किया है। तुम लॉर्ड कमांडर के टॉवर में उनके कक्षों के नीचे एक कोठरी में सोओगे। और मेरे क्या कर्तव्य होंगे? जॉन ने तेजी से पूछा। क्या मैं लॉर्ड कमांडर के भोजन परोसूंगा? उसके कपड़े बांधने में मदद करो। उसके नहाने के लिए गर्म पानी लाओ। जरूर, मार्श ने जॉन की आवाज पर भौहें सिकोड़ी। और तुम उसके संदेशों को चलाओगे, उसके कक्षों में आग जलाए रखोगे, रोज उसकी चादरें और कंबल बदलोगे और वह सब कुछ करोगे जो लॉर्ड कमांडर तुमसे मांग सकता है। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? नहीं, मास्टर एमन ने सेप्ट के पीछे से कहा। क्लाइडस ने उसे खड़े होने में मदद की। हमने तुम्हें नाइट वॉच का आदमी समझा था, लेकिन शायद हम गलत थे। जॉन खुद को बाहर जाने से रोकने के लिए बस इतना ही कर सकता था। क्या उसे अपने बाकी के दिनों में एक लड़की की तरह मक्खन मथना और डबलेट सिलना था? क्या मैं जा सकता हूं? उसने सख्ती से पूछा। जैसी तुम्हारी मर्जी, बोवेन मार्श ने जवाब दिया। जॉन का गुस्सा ऐसा था कि वह एक पल में सब कुछ तोड़ देता और दुनिया बर्बाद हो जाती। जॉन, सैमुएल टार्ली ने उत्साह से कहा। रुको, क्या तुम नहीं देखते कि वे क्या कर रहे हैं? जॉन गुस्से में उसकी ओर मुड़ा। मुझे सर एलिसर का खून से अनास हाथ दिखाई दे रहा है, बस यही मैं देख रहा हूं। वह मुझे शर्मिंदा करना चाहता था और उसने ऐसा किया। डेरेन ने उसे देखा। स्टीवर्ड तुम्हारे और मेरे जैसों के लिए ठीक हैं सैम, लेकिन लॉर्ड स्नो के लिए नहीं। मैं तुम में से किसी से भी बेहतर तलवारबाज और बेहतर सवार हूं, जॉन ने जवाब दिया। यह उचित नहीं है। उचित? डेरेन ने व्यंग्य किया। लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। जिस दिन वह पैदा हुई थी उसी तरह नग्न। उसने मुझे खिड़की से खींच लिया। बूढ़ा आदमी नाइट वॉच का लॉर्ड कमांडर है, सैम ने उसे याद दिलाया।
तुम दिन रात उसके साथ रहोगे। हाँ, तुम उसकी शराब बनाओगे और देखोगे कि उसका बिस्तर ताजा है, लेकिन तुम उसके पत्र भी ले जाओगे, बैठकों में उसके साथ रहोगे, युद्ध में उसके लिए काम करोगे। तुम उसके इतने करीब रहोगे जितना उसकी परछाई। तुम सब कुछ जानोगे, हर चीज का हिस्सा बनोगे। और लॉर्ड स्टीवर्ड ने कहा कि मॉरमॉन्ट ने खुद तुम्हारे लिए कहा है। जब मैं छोटा था, मेरे पिता आग्रह करते थे कि जब भी वे दरबार लगाते थे, मैं उनके साथ दर्शकों के कक्ष में रहूं। जब वे लॉर्ड टायरेल के सामने घुटने टेकने के लिए हाई गार्डन जाते थे, तो वे मुझे बुलाते थे। हालांकि बाद में वे डिकॉन को ले जाने लगे और मुझे घर पर छोड़ देते थे, और अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं उनके दर्शकों के बीच बैठा हूं या नहीं। जब तक डिकॉन वहां था, वह अपने उत्तराधिकारी को अपने साथ रखना चाहता था। क्या तुम नहीं देखते? देखने, सुनने और उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों से सीखने के लिए। मैं शर्त लगाता हूं कि इसीलिए लॉर्ड मॉरमॉन्ट ने तुमसे अनुरोध किया था, जॉन। और क्या हो सकता था? वह तुम्हें कमान के लिए तैयार करना चाहता है। जॉन अचंभित रह गया। यह सच था। लॉर्ड एडार्ड ने विंटरफेल में रॉब को अक्सर अपनी परिषदों का हिस्सा बनाया था। क्या सैम सही हो सकता है? उन्होंने कहा कि नाइट वॉच में एक कमीना भी ऊंचा उठ सकता है। मैंने इसके लिए कभी नहीं कहा, उसने जिद करते हुए कहा। हम में से कोई भी यहां पूछने के लिए नहीं है, सैम ने उसे याद दिलाया। और अचानक जॉन स्नो को शर्म आ गई। डरपोक हो या न हो, सैमुएल टार्ली ने एक आदमी की तरह अपने भाग्य को स्वीकार करने का साहस पाया था। दीवार पर एक आदमी को केवल वही मिलता है जो वह कमाता है। बेनेजेन स्टार्क ने आखिरी रात कहा था जब जॉन ने उसे जीवित देखा था, तुम कोई रेंजर नहीं हो जॉन, बस एक हरा भरा लड़का हो जिसके शरीर में अभी भी गर्मियों की खुशबू है। उसने सुना था कि कमीने दूसरे बच्चों की तुलना में जल्दी बड़े हो जाते हैं। दीवार पर तुम बड़े हो या तुम मर गए। जॉन ने गहरी सांस ली। तुम्हारा यह कहना सही है, मैं लड़के की भूमिका निभा रहा था। तो तुम रुकोगे और मेरे साथ अपनी बातें कहोगे? पुराने देवता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने खुद को मुस्कुराया। वे उस दोपहर देर से निकले। दीवार पर कोई द्वार नहीं था, न तो यहां कैसल ब्लैक में और न ही इसके 300 मील के रास्ते में कहीं भी। वे अपने घोड़ों को बर्फ के बीच से काटी गई एक संकरी सुरंग में ले गए। ठंडी अंधेरी दीवारें उनके चारों ओर दबाव डाल रही थीं, क्योंकि मार्ग मुड़ता और मुड़ता था। 3 बार उनका रास्ता लोहे की सलाखों से अवरुद्ध हुआ और उन्हें तब तक रुकना पड़ा जब तक बोवेन मार्श ने अपनी चाबियां निकाली और उन्हें सुरक्षित करने वाली बड़ी जंजीरों को खोला। जॉन को लॉर्ड स्टीवर्ड के पीछे प्रतीक्षा करते हुए उस पर दबाव महसूस हो रहा था। हवा कब्र से भी ठंडी थी और अधिक स्थिर। जब वे दीवार के उत्तरी किनारे पर दोपहर की रोशनी में फिर से उभरे तो उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। सैम ने अचानक चमक को देखकर पलकें झपकाईं और आशंकित होकर चारों ओर देखा। वाइल्डलिंग्स वे नहीं करेंगे। वे कभी भी दीवार के इतने करीब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या वे करेंगे? वे कभी नहीं करेंगे। जॉन अपनी काठी पर चढ़ गया। जब बोवेन मार्श और उनके रेंजर एस्कॉर्ट सवार हो गए तो जॉन ने अपने मुंह में 2 उंगलियां डाली और सीटी बजाई। घोस्ट सुरंग से बाहर आया। लॉर्ड स्टीवर्ड के गैरोन ने कर्कश आवाज लगाई और डायरवुल्फ से दूर हट गए। क्या आप उस जानवर को लेना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रभु, जॉन ने कहा। घोस्ट का सिर उठा। उसे हवा का स्वाद चखने जैसा लगा। पलक झपकते ही वह भाग गया। पेड़ों में गायब होने के लिए चौड़े खरपतवार से भरे मैदान में दौड़ लगा रहा था। एक बार जब वे जंगल में प्रवेश कर गए तो वे एक अलग दुनिया में थे। जॉन अक्सर अपने पिता और जॉरी और अपने भाई रॉब के साथ शिकार पर जाता था। वह इस विंटरफेल के आसपास के वुल्फ्सवुड को किसी भी व्यक्ति की तरह जानता था। प्रेतवाधित जंगल बहुत हद तक एक जैसा था और फिर भी इसका अनुभव बहुत अलग था। शायद यह सब जानने में था। वे दुनिया के अंत से आगे निकल गए थे, साहिब ये थे। किसी तरह इसने सब कुछ बदल दिया। हर छाया अधिक गहरी लग रही थी, हर आवाज अभी सफलसान अधिक भयावह। पेड़ एक दूसरे से सट गए और डूबते सूरज की रोशनी को रोक दिया। उनके घोड़ों के खुरों के नीचे बर्फ की एक पतली परत टूट गई, जिससे हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई थी। जब हवा ने पत्तियों को सरसराना शुरू किया
तो ऐसा लगा जैसे जॉन की रीढ़ की हड्डी पर ठंडी उंगली चल रही हो। दीवार उनकी पीठ पर थी और केवल भगवान ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो सूरज पेड़ों के नीचे डूब रहा था। जंगल की गहराई में एक छोटा सा खुला स्थान जहां 9 वियरवुड एक मोटे घेरे में उगे हुए थे। जॉन ने एक सांस ली और उसने सैम टार्ली को घूरते हुए देखा। यहां तक कि वुल्फ्सवुड में भी आपको 2 या 3 से अधिक सफेद वृक्ष एक साथ उगते हुए कभी नहीं मिलेंगे। 9 वृक्षों का एक समूह तो अनसुना ही था। जंगल का फर्श गिरे हुए पत्तों से भरा हुआ था, ऊपर खून से लाल और नीचे काली सड़ांध। चौड़े चिकने तने हड्डी की तरह पीले थे और 9 चेहरे अंदर की ओर देख रहे थे। आंखों में जमी सूखी हुई रसीली परत माणिक की तरह लाल और सख्त थी। बोवेन मार्श ने उन्हें अपने घोड़ों को घेरे के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। यह एक पवित्र स्थान है, हम इसे अपवित्र नहीं करेंगे। जब वे ग्रो में दाखिल हुए तो सैमुएल टार्ली धीरे धीरे मुड़े और बारी बारी से हर चेहरे को देखा। कोई भी 2 चेहरे बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। वे हमें देख रहे हैं, उसने फुसफुसाया। पुराने देवता? हाँ। जॉन घुटनों के बल बैठ गया और सैम उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने एक साथ ये शब्द कहे जैसे ही पश्चिम में आखिरी रोशनी फीकी पड़ गई और धूसर दिन काली रात में बदल गया। मेरे शब्दों को सुनो और मेरी प्रतिज्ञा के साक्षी बनो, उन्होंने कहा। उनकी आवाजें धुंधले ग्रोव में गूंज रही थीं। रात घिरती है और अब मेरी निगरानी शुरू होती है। यह मेरी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगी। मैं कोई पत्नी नहीं लूंगा, कोई जमीन नहीं रखूंगा, कोई संतान नहीं पैदा करूंगा। मैं कोई मुकुट नहीं पहनूंगा और कोई गौरव नहीं जीतूंगा। मैं अपने पद पर ही जीऊंगा और मरूंगा। मैं अंधेरे में तलवार हूं, मैं दीवारों पर पहरेदार हूं। मैं ठंड के खिलाफ जलने वाली आग हूं, वह रोशनी जो भोर लाती है, वह सींग जो सोए हुए लोगों को जगाता है, वह ढाल जो मनुष्यों के साम्राज्य की रक्षा करती है। मैं इस रात और आने वाली सभी रातों के लिए नाइट वॉच को अपना जीवन और सम्मान समर्पित करता हूं। जंगल में सन्नाटा छा गया। बोवेन मार्श ने गंभीरता से कहा, तुम लड़कों की तरह घुटने टेकते हो। नाइट वॉच के लोगों की तरह अब उठो। जॉन ने सैम को वापस अपने पैरों पर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। रेंजर्स मुस्कुराहट और बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए, सभी ने, कर्कश बूढ़े फॉरेस्टर डाइवेन को छोड़कर। बेहतर होगा कि हम वापस चलें महाशय, उसने बोवेन मार्श से कहा। अंधेरा हो रहा है और रात की गंध में कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है। और अचानक घोस्ट वापस आ गया। 2 वीरवुड्स के बीच धीरे धीरे घूम रहा था, सफेद फर और लाल आंखें। जॉन ने महसूस किया, बेचैन, पेड़ों की तरह। भेड़िए के जबड़ों में कुछ था, कुछ काला। उसके पास क्या है? बोवेन मार्श ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरे लिए घोस्ट। जॉन घुटनों के बल बैठ गया। इसे यहां लाओ। डायर वुल्फ उसकी ओर दौड़ा। जॉन ने सैमुएल टार्ली की तेज सांसें सुनी। भगवान अच्छा करें, डाइवेन ने बड़बड़ाया। वह एक हाथ है। टीएडार्ड भोर की धूसर रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी जब खुरों की गड़गड़ाहट ने एडार्ड स्टार्क को उसकी संक्षिप्त थकावट भरी नींद से जगा दिया। उसने अपना सिर मेज से उठाया और नीचे आंगन में देखा। नीचे मेल और चमड़े और लाल रंग के लबादे पहने पुरुष तलवारों की आवाज के साथ सुबह की घंटी बजा रहे थे और भूसे से भरे नकली योद्धाओं पर सवार होकर नीचे आ रहे थे। क्या यह बहादुरी भरा प्रदर्शन मेरे फायदे के लिए है? उसने सोचा। अगर ऐसा है तो सेर्सी उससे कहीं ज्यादा मूर्ख है जितना उसने सोचा था। धिक्कार है उस पर, उसने सोचा। औरत भाग क्यों नहीं रही है? मैंने उसे कई मौके दिए हैं। सुबह बादल छाए हुए थे और मौसम उदास था। नेड ने अपनी बेटियों और सेप्टा मोर्डेन के साथ अपना उपवास तोड़ा। सैंसा अभी भी निराश अपने खाने को उदास होकर देखती रही और खाने से इनकार कर दिया, लेकिन आर्या ने अपने सामने रखी हर चीज को चट कर लिया। सिरियो का कहना है कि आज शाम जहाज पर चढ़ने से पहले हमारे पास एक आखिरी पाठ के लिए समय है, उसने कहा। क्या मैं जा सकती हूं पिताजी? मेरी सारी चीजें पैक हो चुकी हैं। एक छोटा पाठ और सुनिश्चित करें कि आप नहाने और कपड़े बदलने के लिए समय निकालें। मैं चाहती हूं कि आप दोपहर तक जाने के लिए तैयार रहें। क्या यह समझ में आया?
दोपहर तक, आर्या ने कहा। सांसा ने अपने भोजन से ऊपर देखा। अगर वह नृत्य का पाठ ले सकती है तो आप मुझे राजकुमार जोफ्रे से विदाई क्यों नहीं लेने देंगे? मैं खुशी से उसके साथ जाऊंगी लॉर्ड एडार्ड, सेप्टा मोर्डेन ने प्रस्ताव दिया। उसके जहाज से छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे लिए अभी जोफ्रे के पास जाना बुद्धिमानी नहीं होगी सांसा, मुझे माफ कर दो। सांसा की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन क्यों? सांसा, तुम्हारे भगवान पिता सबसे बेहतर जानते हैं, सेप्टा मोर्डेन ने कहा। तुम्हें उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह उचित नहीं है। सांसा ने अपनी मेज से पीछे हटकर अपनी कुर्सी गिरा दी और रोते हुए सोलर से भाग गई। सेप्टा मोर्डेन उठी, लेकिन नेड ने उसे वापस अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। उसे जाने दो सेप्टा। जब हम सभी सुरक्षित रूप से विंटरफेल में वापस आ जाएंगे तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। सेप्टा ने अपना सिर झुकाया और अपना नाश्ता खत्म करने के लिए बैठ गई। 1 घंटे बाद ग्रैंड मास्टर पाइसेले अपने सोलर में एडार्ड स्टार्क के पास आया। उसके कंधे झुक गए, मानो उसके गले में महान मास्टर की चेन का वजन सहन करने के लिए बहुत अधिक हो गया हो। मेरे प्रभु, उसने कहा, राजा रॉबर्ट चला गया है, देवता उसे आराम देते हैं। नहीं, नेड ने उत्तर दिया, उसे आराम से नफरत थी। देवता उसे प्यार और हंसी देते हैं और धर्मी युद्ध का आनंद देते हैं। यह अजीब था कि वह कितना खाली महसूस कर रहा था। वह आने की उम्मीद कर रहा था और फिर भी उन शब्दों के साथ उसके भीतर कुछ मर गया। वह रोने की आजादी के लिए अपने सभी खिताब दे सकता था, लेकिन वह रॉबर्ट का हाथ था और वह समय आ गया था जिससे वह डरता था। कृपया परिषद के सदस्यों को मेरे सौर में यहां बुलाएं, उन्होंने पायसेल से कहा। टॉवर ऑन ऑफ द हैंड उतना ही सुरक्षित था जितना वह और टॉमर्ड बना सकते थे। वह परिषद कक्षों के लिए ऐसा नहीं कह सकता था। मेरे प्रभु, पायसेल ने पलक झपकाई। निश्चित रूप से राज्य के मामले कल तक रहेंगे, जब हमारा दुहक इतना ताजा नहीं होगा। नेड शांत लेकिन दृढ़ था। मुझे डर है कि हमें तुरंत बुलाना चाहिए। पायसेल ने झुककर प्रणाम किया। जैसा हाथ आज्ञा दे। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें दौड़ने के लिए भेजा। फिर कृतज्ञता पूर्वक नेड की एक कुर्सी और एक कप मीठी बियर की पेशकश स्वीकार कर ली। सर बैरिस्टन सेल्मी सफेद लबादा और तामचीनी तराजू में बेदाग सम्मान का जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। मेरे प्रभु, लिटिल फिंगर उसके बाद आया। अभी भी नीले मखमल और चांदी के मॉकिंगबर्ड केप में लिपटा हुआ था, जिसे उसने पिछली रात पहना था। उसके जूते सवारी करने से धूल से भरे हुए थे। मेरे प्रभु, उसने कहा, बिना किसी खास बात के मुस्कुराए और फिर नेड की ओर मुड़ गया। आपने मुझे जो छोटा सा काम सौंपा था वह पूरा हो गया है लॉर्ड एडार्ड। वेरीज लैवेंडर के रंग में नहाया हुआ, अपने नहाए हुए चेहरे पर गुलाबी रंग का पाउडर लगाए हुए, अपने मोटे चेहरे को साफ करके अपनी मुलायम चप्पलों में बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। आज छोटे छोटे पक्षी एक दुखद गीत गा रहे हैं, उसने बैठते हुए कहा। राज्य रो रहा है, क्या हम शुरू करें? जब लॉर्ड रेनली आएंगे, नेड ने कहा। वेरीज ने उसे एक उदास नजर से देखा। मुझे डर है कि लॉर्ड रेनली शहर छोड़कर चले गए हैं। शहर छोड़कर चले गए? नेड को रेनली के समर्थन की उम्मीद थी। वह भोर से 1 घंटा पहले एक पोस्टन गेट से सर लॉरेंस टायरेल और कुछ 50 अनुचरों के साथ विदा हुए। वेरीज ने उन्हें बताया। जब आखिरी बार देखा गया था, वे जल्दबाजी में दक्षिण की ओर सरपट दौड़ रहे थे, निस्संदेह स्टॉर्म एंड या हाई गार्डन की ओर जा रहे थे। रेनली और उसकी 100 तलवारों के लिए इतना ही। नेड को इसकी गंध पसंद नहीं थी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने रॉबर्ट का आखिरी पत्र निकाला। राजा ने मुझे कल रात अपने पास बुलाया सर बैरिस्टन, अगर आप इतने दयालु होंगे। किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर ने कागज की जांच की। किंग रॉबर्ट की मुहर और बिना टूटी हुई। उसने पत्र खोला और पढ़ा। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क को इस क्षेत्र का रक्षक नामित किया गया है, जो वारिस के वयस्क होने तक रीजेंट के रूप में शासन करेगा। और जैसा कि होता है, वह वयस्क है, नेड ने सोचा, लेकिन उसने इस विचार को आवाज नहीं दी। उसने न तो पाइसेले पर भरोसा किया और न ही वेरीज पर। और सर बैरिस्टन उस लड़के की रक्षा और बचाव करने के लिए सम्मान से बंधा था जिसे वह अपना नया राजा मानता था। बूढ़ा शूरवीर जोफ्रे को आसानी से नहीं छोड़ेगा।
धोखे की जरूरत उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद थी, लेकिन नेड जानता था कि उसे यहां धीरे से चलना चाहिए, अपनी सलाह रखनी चाहिए और तब तक खेल खेलना चाहिए जब तक कि वह रीजेंट के रूप में मजबूती से स्थापित न हो जाए। उत्तराधिकार से निपटने के लिए उससे पर्याप्त समय होगा जब आरएसएस सांसा सुरक्षित रूप से विंटरफेल में वापस आ जाएंगे और लॉर्ड स्टैनिस अपनी पूरी शक्ति के साथ किंग्स लैंडिंग में वापस आ जाएंगे। मैं इस परिषद से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में पुष्टि करे, जैसा कि रॉबर्ट चाहता था, नेड ने कहा, उनके चेहरों को देखते हुए, यह सोचते हुए कि पाइसेले की आधी बंद आंखों, लिटिल फिंगर की आलसी आधी मुस्कान और वैरीज की उंगलियों की घबराहट भरी फड़फड़ाहट के पीछे कौन से विचार छिपे हैं। दरवाजा खुला, मोटा टॉम सोलर में घुस गया। माफ करना मेरे प्रभु, राजा के प्रबंधक ने जोर दिया। शाही प्रबंधक ने प्रवेश किया और झुककर प्रणाम किया। सम्मानित प्रभुओं, राजा सिंहासन कक्ष में अपनी छोटी परिषद की तत्काल उपस्थिति की मांग करता है। नेड को उम्मीद थी कि सेर्सी जल्दी हमला करेगी। सम्मन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। राजा मर चुका है, उसने कहा, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। टॉम, अगर तुम चाहो तो एक अनुरक्षक तैयार करो। लिटिल फिंगर ने नेड को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ दिया। वैरीज, पाइसेले और सर बैरिस्टन उसके पीछे पीछे चले। चेनमेल और स्टील के हेलमेट में सशस्त्र पुरुषों का एक डबल कॉलम टॉवर के बाहर इंतजार कर रहा था, 8 मजबूत। गार्डमैन जब उन्हें यार्ड में ले जा रहे थे तो हवा में भूरे रंग के लबादे फट रहे थे। वहां कोई लैनिस्टर लाल रंग का लबादा नहीं दिख रहा था, लेकिन नेड को प्राचीर और द्वारों पर दिखाई देने वाले सोने के लबादों की संख्या देखकर तसल्ली हुई। जेनो स्लिंट ने उन्हें सिंहासन कक्ष के द्वार पर मुलाकात की, जो अलंकृत काले और सोने की प्लेट में बख्तरबंद था, एक हाथ में ऊंची शिखा वाला हेलमेट लिए हुए। कमांडर ने सख्ती से सिर झुकाया। उसके आदमियों ने 20 फुट ऊंचे और कांसे से बंधे बड़े ओक के दरवाजे खोले। शाही प्रबंधक उन्हें अंदर ले गया। सभी उनकी कृपा की जय हो। बैराथॉन और लैनिस्टर के घरानों के जोफ्रे, अपने नाम के प्रथम, एंडल्स और रॉयनार के राजा और प्रथम पुरुष, 7 राज्यों के स्वामी और क्षेत्र के रक्षक, उन्होंने गाया। हॉल के दूर के छोर तक एक लंबा रास्ता तय करना था, जहां जोफ्रे आयरन सिंहासन के ऊपर इंतजार कर रहा था। लिटिल फिंगर के सहारे नेड स्टार्क धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उस लड़के की ओर बढ़ा जिसने खुद को राजा कहा था। बाकी लोग उसके पीछे पीछे आए। पहली बार जब वह इस तरफ आया था, वह घोड़े पर सवार था। हाथ में तलवार थी। किंग्सगार्ड के 5 शूरवीर सेर जैमे और सेर बैरिस्टन को छोड़कर सभी सिंहासन के आधार के चारों ओर अर्धचंद्राकार रूप में पंक्तिबद्ध थे। वे पूर्ण कवच में थे। हेलमेट से एड़ी तक तामचीनी स्टील, उनके कंधों पर लंबे पीले लबादे, उनके बाएं हाथों पर चमचमाती सफेद ढालें। सेर्सी लैनिस्टर और उनके 2 छोटे बच्चे सैर बोरोस और सैर मेरिन के पीछे खड़े थे। रानी ने समुद्री हरे रंग का रेशमी गाउन पहना था, जिस पर झाग की तरह हल्के रंग का मिरिश फीता लगा हुआ था। उसकी उंगली पर कबूतर के अंडे के आकार का पन्ना जड़ा हुआ एक सुनहरा छल्ला था। उसके सिर पर एक मैचिंग टियारा था। उनके ऊपर राजकुमार जोफ्रे सोने के कपड़े और लाल साटन के लबादे में कांटों और कांटों के बीच बैठे थे। सैंडर क्लेगन सिंहासन की खड़ी संकरी सीढ़ी के नीचे तैनात थे। उन्होंने मेल और काले ग्रे प्लेट और अपने कुत्ते के सिर के आकार का ह्यापी का हेलमेट पहना था। सिंहासन के पीछे 20 लैनिस्टर रक्षक अपनी बेल्ट से लंबी तलवारें लटकाए हुए प्रतीक्षा कर रहे थे और सके। उनके कंधों पर लाल रंग के लबादे थे और उनके हेलमेट पर स्टील के शेर थे। लेकिन लिटिल फिंगर ने अपना वादा निभाया था। दीवारों के साथ साथ रॉबर्ट की टेपेस्ट्री के सामने, जिसमें शिकार और युद्ध के दृश्य थे, सिटी वॉच के सोने के लबादे पहने हुए रैंक पूरी तरह से चौकन्ने खड़े थे। हर आदमी का हाथ काले लोहे से बने 8 फुट लंबे भाले के हैंडल पर था। उनकी संख्या लैनिस्टर्स से 5 गुना ज्यादा थी। जब तक नेड रुका, तब तक उसका पैर दर्द से जल रहा था। उसने लिटिल फिंगर के कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि उसका वजन संभाल सके। जोफ्रे खड़ा था।
उसकी लाल साटन की टोपी सोने के धागे से बनी हुई थी। एक तरफ 50 दहाड़ते हुए शेर, दूसरी तरफ 50 उछलते हुए हिरण। मैं परिषद को मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का आदेश देता हूं। लड़के ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि पखवाड़े के भीतर मेरा राज्याभिषेक हो जाए। आज मैं अपने वफादार पार्षदों से वफादारी की शपथ लूंगा। नेड ने रॉबर्ट का पत्र पेश किया। लॉर्ड वेरीज, कृपया इसे मेरी लैनिस्टर की महिला को दिखाएं। नपुंसक ने पत्र को सेर्सी के पास पहुंचाया। रानी ने शब्दों पर नजर डाली। राज्य के रक्षक, उसने पढ़ा, क्या यह आपकी ढाल है मेरे स्वामी? एक कागज का टुकड़ा। उसने पत्र को आधे में फाड़ दिया, आधे को चौथाई में फाड़ दिया और टुकड़ों को फर्श पर बिखरने दिया। ये राजा के शब्द थे। सर बैरिस्टन ने चौंकते हुए कहा, अब हमारे पास एक नया राजा है। सेर्सी लैनिस्टर ने उत्तर दिया। लॉर्ड एडार्ड, जब हमने पिछली बार बात की थी तो आपने मुझे कुछ सलाह दी थी। मुझे शिष्टाचार वापस करने की अनुमति दें। घुटने टेकें मेरे स्वामी, घुटने टेकें और मेरे बेटे के प्रति वफादारी की शपथ लें, और हम आपको हैंड के रूप में पद छोड़ने और अपने दिन उस धूसर बंजर भूमि में जीने की अनुमति देंगे जिसे आप अपना घर कहते हैं। काश मैं ऐसा कर पाता, नेड ने गंभीरता से कहा। यदि वह इस मुद्दे को यहीं और अभी मजबूर करने के लिए इतनी दृढ़ थी तो उसने उसके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आपके बेटे का उस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर वह बैठता है। लॉर्ड स्टैनिस रॉबर्ट के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। झूठा, जोफ्रे चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया। मां, उसका क्या मतलब है? राजकुमारी मिर्सेला ने रानी से करुण स्वर में पूछा। क्या जोफ अब राजा नहीं है? आप अपने मुंह से खुद की निंदा करते हैं, लॉर्ड स्टार्क, सेर्सी लैनिस्टर ने कहा। सर बैरिस्टन, इस गद्दार को पकड़ो। किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर ने हिचकिचाहट दिखाई। पलक झपकते ही वह स्टार्क गार्डमैन से घिर गया। उनकी मुट्ठियों में नंगी स्टील थी और अब देशद्रोह शब्दों से कर्मों की ओर बढ़ रहा है। सेर्सी ने कहा, क्या आपको लगता है कि सर बैरिस्टन अकेले खड़े हैं मेरे प्रभु? धातु पर धातु की एक अशुभ खड़खड़ाहट के साथ हाउंड ने अपनी लंबी तलवार खींची। किंग्सगार्ड के शूरवीर और लाल लबादे में 20 लैनिस्टर गार्डमैन उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। उसे मार डालो, बालक राजा ने लोहे के सिंहासन से चिल्लाते हुए कहा। उन सभी को मार डालो, मैं आदेश देता हूं। तुमने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा, नेड ने सेर्सी लैनिस्टर से कहा। उसने जेनोस स्लिंट को आवाज दी। कमांडर, रानी और उसके बच्चों को हिरासत में ले लो। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाओ, लेकिन उन्हें शाही अपार्टमेंट में वापस ले जाओ और उन्हें वहां पहरे में रखो। वॉच के लोग, जेनोस स्लिंट ने अपना हेलमेट पहनते हुए चिल्लाया। 100 सोने के लबादों ने अपने भाले को समतल किया और बंद कर दिया। मैं खून खराबा नहीं चाहता, नेड ने रानी से कहा। अपने आदमियों से कहो कि वे अपनी तलवारें नीचे रख दें और किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है। एक ही तेज वार के साथ पास के सोने के लबादे ने टॉमर्ड की पीठ में अपना भाला घुसा दिया। मोटे टॉम की नसें उंगलियों से गिर गईं और गीली लाल नोक उसकी पसलियों से बाहर निकल गई, चमड़े और कवच को छेदती हुई। उसकी तलवार के फर्श पर गिरने से पहले ही वह मर चुका था। नेड की चीख बहुत देर से आई। जेनोस स्लिंट ने खुद वर्ली का गला चीर दिया। केन ने स्टील की चमक बिखेरते हुए कई वार करके सबसे नजदीकी भालाधारी को पीछे धकेल दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह अपना रास्ता काटकर मुक्त हो जाएगा। फिर हाउंड उस पर था। सैंडर क्लेगन के पहले वार ने केन के तलवार वाले हाथ को कलाई से काट दिया। उसके दूसरे वार ने उसे घुटनों पर गिरा दिया और उसे कंधे से लेकर छाती तक खोल दिया। जब उसके चारों ओर उसके आदमी मर रहे थे, लिटिल फिंगर ने नेड के खंजर को म्यान से बाहर निकाला और उसे उसकी ठुड्डी के नीचे धकेल दिया। उसकी मुस्कान में माफी थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम मुझ पर भरोसा मत करो। तुम्हें पता है कि आर्या एग, सिरियो फॉरेल ने पुकारा, उसके सिर पर वार करते हुए। आर्या के पलटवार के समय लाठी तलवारें चटकने लगी। बाएं, उसने चिल्लाया और उसका ब्लेड सीटी बजाता हुआ आया। उसकी तलवारें उससे टकराने के लिए दौड़ी। खटपट की आवाज ने उसे अपने दांत चटकाने पर मजबूर कर दिया। दाएं, उसने कहा, और नीचे और बाएं और फिर बाएं, तेजी से और तेजी से।
आगे बढ़ते हुए। आर्या उसके सामने पीछे हट गई, प्रत्येक वार को रोकते हुए। झपट्टा मारो, उसने चेतावनी दी, और जब उसने वार किया तो वह एक तरफ हट गई। उसके ब्लेड को दूर कर दिया और उसके कंधे पर वार कर दिया। उसने उसे लगभग छू लिया, लगभग इतने करीब कि वह मुस्कुरा उठी। बालों का एक लट उसकी आंखों में लटक रहा था, पसीने से लथपथ। उसने उसे अपने हाथ के पीछे से दूर धकेल दिया। बाएं, सिरियो ने गाया। नीचे। उसकी तलवार धुंधली थी और छोटा हॉल क्लैक 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 से गूंज उठा। बाएं, बाएं, ऊंचा, बाएं, दायां, बाएं, नीचे, बाएं। लकड़ी के ब्लेड ने उसके सीने में अचानक जोरदार वार किया, जो और भी ज्यादा दर्द देने वाला था क्योंकि यह गलत तरफ से आया था। ओह, वह चिल्लाई। जब तक वह सोने जाती, समुद्र के किनारे कहीं तुमने बाएं कहा और तुम दाएं चली गई। बस ऐसा ही, और अब तुम एक मरी हुई लड़की हो। लेकिन तुमने झूठ बोला। मेरे शब्द झूठ बोले। मेरी आंखें और मेरा हाथ सच बोल रहे थे, लेकिन तुम नहीं देख रही थी। मैं सच देख रही थी, आर्या ने कहा। मैंने तुम्हें हर सेकंड देखा। देखना देखना नहीं है मरी हुई लड़की, जल नर्तकी देखती है। आओ, तलवार नीचे रख दो, अब सुनने का समय है। वह उसके पीछे दीवार तक गई, जहां वह एक बेंच पर बैठ गया। सिरियो फॉरेल ब्रावोस के सी लॉर्ड के लिए पहला तलवार था। और क्या आप जानते हैं कि यह कैसे हुआ? आप शहर के सबसे बेहतरीन तलवारबाज थे। बस ऐसा ही, लेकिन क्यों? अन्य लोग अधिक मजबूत, तेज, युवा थे। ब्रावोस के जहाज हवा के बहाव के साथ साथ अजीबोगरीब और अद्भुत जमीनों पर जाते हैं, और जब वे वापस लौटते हैं तो उनके कप्तान अजीबोगरीब जानवरों को सी लॉर्ड के चिड़ियाघर में ले आते हैं। ऐसे जानवर जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। धारीदार घोड़े, स्टिल्ट, जितनी लंबी गर्दन वाली बड़ी बड़ी चित्तीदार चीजें, गायों जितने बड़े बालों वाले चूहे, सुअर, डंक मारने वाले मेंटिकोर, अपने बच्चों को एक थैली में लेकर चलने वाले बाघ, पंजे के लिए दरांती वाले भयानक चलने वाले छिपकलियां। सिरियो फॉरेल ने ये चीजें देखी हैं। जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन पहली तलवार अभी अभी मरी थी और सी लॉर्ड ने मुझे बुलाया। उनके पास बहुत से बधाई संदेश आए थे, और जितने भेजे गए थे उनमें से कोई भी यह नहीं बता पाया कि क्यों। जब मैं उनके सामने आया तो वे बैठे थे और उनकी गोद में एक मोटी पीली बिल्ली थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक कप्तान ने सूर्योदय से परे एक द्वीप से जानवर को उनके पास लाया था। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने उससे कहा, हर रात ब्रावोस की गलियों में मैं उसके जैसे हजारों को देखता हूं। और सी लॉर्ड हंसा, और उस दिन मुझे पहली तलवार का नाम दिया गया। आर्या ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। मैं समझ नहीं पाया। सिरियो ने अपने दांत आपस में चटकाए। बिल्ली एक साधारण बिल्ली थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरों को एक शानदार जानवर की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने वही देखा। उन्होंने कहा कि यह कितना बड़ा था। यह किसी भी अन्य बिल्ली से बड़ा नहीं था, केवल आलस्य से मोटा था, क्योंकि सी लॉर्ड ने इसे अपनी मेज से खाना खिलाया था। कितने अजीब छोटे कान, उन्होंने कहा। इसके कान बिल्ली के बच्चे की लड़ाई में चबाए गए थे, और यह स्पष्ट रूप से एक बिलाव था। फिर भी सी लॉर्ड ने उसे कहा, और यही दूसरों ने देखा। क्या आप सुन रहे हैं? आर्य ने इसके बारे में सोचा। आपने देखा कि वहां क्या था? ठीक है, अपनी आंखें खोलना ही वह सब है जिसकी जरूरत है। दिल झूठ बोलता है और सिर हमारे साथ चालें चलता है, लेकिन आंखें सच देखती हैं। अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुनें, अपने मुंह से स्वाद लें, अपनी नाक से सूंघें, अपनी त्वचा से महसूस करें, फिर बाद में सोचना आता है और इस तरह से सच्चाई जानना। ठीक है, आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सिरियो फॉरेल ने खुद को मुस्कुराने की अनुमति दी। मैं सोच रहा हूं कि जब हम आपके इस विंटरफेल में पहुंच रहे होंगे तो यह समय आपके हाथ में यह सुई देने का होगा। हां, आर्य ने उत्सुकता से कहा। किंग्सगार्ड का एक शूरवीर दरवाजे के मेहराब के नीचे खड़ा था। उसके पीछे 5 लैनिस्टर रक्षक खड़े थे। वह पूरे कवच में था, लेकिन उसका छज्जा ऊपर था। आर्या को उसकी झुकी हुई आंखें और जंग लगे रंग की मूंछें याद आ गईं जब वह राजा के साथ विंटरफेल आया था। सर मेरिन ट्रेंट,
लाल लबादों ने उबले हुए चमड़े के ऊपर मेल शर्ट और शेर की कलगी वाली स्टील की टोपी पहनी थी। आर्या स्टार्क, शूरवीर ने कहा, हमारे साथ आओ बच्ची। आर्या ने अनिश्चितता से अपने होंठ चबाए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पिता तुम्हें देखना चाहते हैं। आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सिरियो फॉरेल ने उसे बांध से पकड़ लिया। और ऐसा क्यों है कि लॉर्ड एडार्ड अपने स्थान पर लैनिस्टर के लोगों को भेज रहे हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है। अपना स्थान ध्यान में रखो डांसिंग मास्टर, सर मेरिन ने कहा। मैं किंग्स गार्ड व्हाइट स्वॉर्ड्स का शपथबद्ध भाई हूं। जब उसने बूढ़े राजा को मारा था तो किंग्सलेयर भी ऐसा ही था, आर्य ने कहा। अगर मैं नहीं चाहता तो मुझे आपके साथ जाने की जरूरत नहीं है, सर मेरिन ट्रेंट का धैर्य जवाब दे गया। उसे ले जाओ, उसने अपने आदमियों से कहा। उसने अपने हेलमेट का छज्जा नीचे कर दिया। उनमें से 3 आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ चेन मेल की हल्की खनक। आर्य अचानक डर गया। डर तलवारों से भी ज्यादा गहरा काटता है, उसने खुद से कहा, अपने दिल की धड़कन को धीमा करने के लिए। सिरियो फॉरेल उनके बीच में आया, अपनी लकड़ी की तलवार को अपने बूट पर हल्के से टैप करते हुए। तुम वहां रुकोगे? क्या तुम आदमी हो या कुत्ते कि तुम एक बच्चे को धमकाओगे? रास्ते से हट जाओ बूढ़े आदमी, लाल लबादों में से एक ने कहा। सिरियो की छड़ी सीटी बजाती हुई आई और उसके हेलमेट से टकराई। मैं सिरियो फॉरेल हूं और अब तुम मुझसे ज्यादा सम्मान के साथ बात करोगे, गंजा कमीना। आदमी ने अपनी लंबी तलवार खींची। छड़ी फिर से तेजी से चली, बहुत तेज। आर्या ने एक तेज आवाज सुनी जब तलवार पत्थर के फर्श पर खड़खड़ाने लगी। मेरा हाथ, गार्डमैन चिल्लाया, अपनी टूटी हुई उंगलियों को सहलाते हुए। एक डांसिंग मास्टर के लिए तुम तेज हो, सर मेरिन ने कहा। एक शूरवीर के लिए तुम धीमे हो, सिरियो ने जवाब दिया। ब्रावोसी को मार डालो और लड़की को मेरे पास लाओ, सफेद कवच में शूरवीर ने आदेश दिया। 4 लैनिस्टर रक्षकों ने अपनी तलवारें निकाली। 5वें ने टूटी उंगलियों के साथ थूका और अपने बाएं हाथ से खंजर निकाला। सिरियो फॉरेल ने अपने दांतों को एक साथ क्लिक किया, अपने जल नर्तक के रुख में फिसलते हुए, दुश्मन को केवल अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए। आर्य बच्चे, उसने पुकारा, कभी नहीं देखा, कभी अपनी आंखें लैनिस्टर्स से नहीं हटाईं। हमने दिन के लिए नृत्य करना समाप्त कर दिया है। बेहतर होगा कि आप अब चले जाएं, अपने पिता के पास भागो। आर्या उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने उसे वही करना सिखाया था जो वह कहता है। एक हिरण की तरह तेज, उसने फुसफुसाया। बस ऐसे ही। लैनिस्टर्स के बंद होते ही सिरियो फॉरेल ने कहा। आर्या पीछे हट गई। उसकी अपनी तलवार की छड़ी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उनके सीने और बाहों पर चेन मेल था और उनकी पैंट में स्टील के कॉर्ड पीस सिल दिए गए थे, लेकिन उनके पैरों में केवल चमड़े का कपड़ा था। उनके हाथ नंगे थे और उन्होंने जो टोपियां पहनी थीं, उनमें नाक की सुरक्षा थी, लेकिन आंखों पर कोई छज्जा नहीं था। सिरियो ने उनके पहुंचने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी बाईं ओर घूम गया। आर्य ने कभी किसी आदमी को इतनी तेजी से चलते नहीं देखा था। उसने अपनी छड़ी से एक तलवार को रोका और दूसरी से दूर भाग गया। संतुलन खोकर दूसरा आदमी पहले से टकरा गया। सिरियो ने अपनी पीठ पर एक बूट रखा और लाल लबादा एक साथ नीचे गिर गया। तीसरा गार्ड उनके ऊपर से कूदता हुआ आया और जल नर्तक के सिर पर वार किया। सिरियो ने उसके ब्लेड के नीचे झुककर ऊपर की ओर धक्का दिया। गार्डमैन चीखते हुए गिर गया क्योंकि उसकी बाईं आंख के गीले लाल छेद से खून बह रहा था। गिरे हुए लोग उठ रहे थे। सिरियो ने एक के चेहरे पर लात मारी और दूसरे के सिर से स्टील की टोपी छीन ली। खंजर वाले आदमी ने उस पर वार किया। सिरियो ने हेलमेट में वार को पकड़ा और अपनी छड़ी से उस आदमी के घुटने की टोपी को चकनाचूर कर दिया। आखिरी लाल लबादा गाली देते हुए आगे बढ़ा और अपनी तलवार पर दोनों हाथों से वार करते हुए आरसी से आगे बढ़ा। सिरियो दाईं ओर लुढ़का और कसाई के वार ने बिना हेलमेट वाले आदमी की गर्दन और कंधे को जकड़ लिया, जबकि वह बीसी अपने घुटनों पर संघर्ष कर रहा था। तलवार ने कवच, चमड़े और मांस को चीर दिया। घुटनों पर बैठा आदमी चीख उठा। इससे पहले कि उसका हत्यारा अपनी तलवार निकाल पाता, सिरियो ने उसके गले के नीचे वार कर दिया। गार्डमैन ने घुटी हुई चीख मारी और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, अपनी गर्दन को पकड़ लिया।
उसका चेहरा काला पड़ गया। जब तक आर्या रसोई में खुलने वाले पिछले दरवाजे पर पहुंची, तब तक 5 आदमी गिर चुके थे, मर चुके थे या मर रहे थे। उसने सर मेरिन ट्रेंट को गाली देते हुए सुना। खूनी मूर्ख। उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए कसम खाई। सिरियो फोरेल ने अपना रुख फिर से अपनाया और अपने दांतों को आपस में टकराया। आर्या बच्ची, उसने पुकारा, बिना उसकी ओर देखे। अब चली जाओ। उसने कहा था, अपनी आंखों से देखो। उसने देखा, सिर से पैर तक, पैरों, गले और हाथों में धातु से बने कवच में योद्धा, उसकी ऊंची सफेद हेलमेट के पीछे खाटिए, छिपी हुई आंखें और उसके हाथ में क्रूर स्टील। उसके विपरीत चमड़े की बनियान पहने सिरियो, हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए। सिरियो, भागो! वह चिल्लाई। ब्रावोस की पहली तलवार भागती नहीं है, उसने गाया जब सर मेरिन ने उस पर वार किया। सिरियो अपने घाव से दूर नाच रहा था, उसकी छड़ी धुंधली हो गई। एक ही पल में उसने शूरवीर की कनपटी, कोहनी और गले पर वार किए। लकड़ी हेलमेट, गॉन्टलेट और गॉर्जेट की धातु से टकरा रही थी। आर्या जम गई। सर मेरिन आगे बढ़े, सिरियो पीछे हट गया। उसने अगले वार को रोका, दूसरे से दूर घूमा, तीसरे को विक्षेपित किया। चौथे ने उसकी छड़ी को 2 भागों में काट दिया, लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और शीशे के कोर को चीर दिया। रोते हुए आर्या घूमी और भाग गई। वह रसोई और मक्खन की दुकानों में घुस गई, घबराहट में अंधी हो गई। रसोइयों और पॉटबॉय के बीच से गुजरी। एक बेकर का सहायक उसके सामने आया। उसके हाथ में लकड़ी की ट्रे थी। आर्या ने उसे पटक दिया, जिससे फर्श पर ताजी पकी हुई रोटी की सुगंधित रोटियां बिखर गईं। उसने अपने पीछे चिल्लाने की आवाज सुनी जब वह एक मोटे कसाई के चारों ओर घूमी, जो अपने हाथों में एक क्लीवर लिए उसे घूर रहा था। उसकी भुजाएं कोहनी तक लाल थीं। सिरियो फोरेल ने उसे जो कुछ भी सिखाया था, वह उसके दिमाग में दौड़ गया। हिरण की तरह तेज, छाया की तरह शांत, भय तलवारों से भी गहरा काटता है। सांप की तरह फुर्तीला, शांत जल की तरह शांत, भय तलवारों से भी गहरा काटता है। भालू की तरह मजबूत, वुल्वरिन की तरह भयंकर, भय तलवारों से भी गहरा काटता है। जो व्यक्ति हारने से डरता है, वह पहले ही हार चुका होता है। भय तलवारों से भी गहरा काटता है। भय तलवारों से भी गहरा काटता है। भय तलवारों से अभी गहरा काटता है। उसकी लकड़ी की तलवार की पकड़ पसीने से चिकनी थी, और जब वह बुर्ज की सीढ़ी पर पहुंची तो आर्या की सांस फूल रही थी। एक पल के लिए वह जम गई। ऊपर या नीचे? ऊपर उसे ढके हुए पुल पर ले जाएगा, जो छोटे से प्रांगण से टॉवर ऑन ऑफ द हैंड तक फैला हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से वे उससे उसी तरह जाने की उम्मीद करेंगे। कभी भी वह न करें जो वे उम्मीद करते हैं, सिरियो ने एक बार कहा था। आर्या नीचे गई, इधर उधर। एक बार में 2 और 3 संकीर्ण पत्थर की सीढ़ियों पर जिस रास्ते से वह अंदर आई थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह उन सीढ़ियों पर वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन वह यहां भी नहीं रह सकती थी। उसे अपने पिता को ढूंढना था और उन्हें बताना था कि क्या हुआ था। उसके पिता उसकी रक्षा करेंगे। आर्या ने अपनी लकड़ी की तलवार अपनी बेल्ट में घुसा दी और चढ़ना शुरू कर दिया, एक पीपे से दूसरे पीपे पर छलांग लगाते हुए, जब तक वह खिड़की तक नहीं पहुंच गई। दोनों हाथों से पत्थर को पकड़कर उसने खुद को ऊपर खींच लिया। दीवार 3 फीट मोटी थी। खिड़की एक सुरंग थी जो ऊपर और बाहर की ओर झुकी हुई थी। आर्या दिन के उजाले की ओर बढ़ी। जब उसका सिर जमीन के स्तर पर पहुंचा तो उसने बेली के पार हाथ के टॉवर को देखा। लकड़ी का मोटा दरवाजा टूटा हुआ था, मानो कुल्हाड़ियों से मारा गया हो। एक मृत व्यक्ति सीढ़ियों पर मुंह के बल लेटा हुआ था। उसका लबादा उसके नीचे उलझा हुआ था। उसकी मेल की गई शर्ट का पिछला हिस्सा लाल हो गया था। लाश का लबादा सफेद साटन से सटा हुआ ग्रे ऊनी था। उसने अचानक आतंक के साथ देखा। वह नहीं बता सकती थी कि वह कौन था। नहीं, उसने फुसफुसाया। क्या हो रहा था? उसके पिता कहां थे? लाल लबादे उसके लिए क्यों आए थे? उसे याद आया कि पीली दाढ़ी वाले आदमी ने क्या कहा था जिस दिन उसने राक्षसों को पाया था। अगर एक हाथ मर सकता है, 1 सेकंड क्यों नहीं?
आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनने के लिए अपनी सांस रोक ली। उसने हाथ के टॉवर की खिड़कियों से आती हुई लड़ाई, चीखें, स्टील पर स्टील की खनक की आवाजें सुनी। वह वापस नहीं जा सकती थी। उसके पिता। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पाई। उन्होंने जॉरी और वाइल और हेवर्ड को मार डाला था, और सीढ़ी पर मौजूद उस गार्डमैन को, जो भी था। वे उसके पिता को भी मार सकते थे, और अगर वे उसे पकड़ लेते तो उसे भी। डर तलवारों से भी गहरा काटता है, उसने जोर से कहा। लेकिन पानी की नर्तकी होने का नाटक करना अच्छा नहीं था। सिरियो एक पानी की नर्तकी थी, और सफेद शूरवीर ने शायद उसे मार दिया था। और वैसे भी वह केवल एक छोटी लड़की थी जिसके पास एक लकड़ी की छड़ी थी, अकेली और डरी हुई। वह आंगन में बाहर निकली, अपने पैरों पर चढ़ते समय सावधानी से चारों ओर नजर घुमाई। महल सुनसान लग रहा था। रेड कीप कभी भी सुनसान नहीं था। सभी लोग अंदर छिपे होंगे, उनके दरवाजे बंद होंगे। आर्या ने अपने शयन कक्ष की ओर लालसा से देखा, फिर हाथ के टॉवर से दूर चली गई। दीवार के करीब रहते हुए वह छाया से छाया में खिसकती रही। उसने दिखावा किया कि वह बिल्लियों का पीछा कर रही थी, सिवाय इसके कि अब वह बिल्ली थी, और अगर वे उसे पकड़ लेते तो वे उसे मार देते। इमारतों और दीवारों के बीच घूमते हुए, जहां भी संभव हो अपनी पीठ पर पत्थर रखते हुए, ताकि कोई उसे आश्चर्यचकित न कर सके, आर्या लगभग बिना किसी घटना के अस्तबल में पहुंच गई। जब वह आंतरिक बेली के पार जा रही थी तो मेल और प्लेट में 1 दर्जन सोने के लबादे उसके पास से गुजरे, लेकिन यह जाने बिना कि वे किसकी तरफ थे, वह छाया में नीचे झुक गई और ओशेष उन्हें जाने दिया। हुलेन, जो आर्या को याद है जब से विंटरफेल में घोड़े का मालिक था, अस्तबल के दरवाजे के पास जमीन पर गिरा हुआ था। उसे इतने बार चाकू मारा गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंगरखे पर लाल रंग के फूल लगे हों। आर्या को यकीन था कि वह मर चुका है, लेकिन जब वह करीब पहुंची तो उसकी आंखें खुल गईं। आर्या पैरों के नीचे, उसने फुसफुसाया, तुम्हें अपने अपने स्वामी पिता को चेतावनी देनी चाहिए। उसके मुंह से झागदार लाल थूक निकला। घोड़े के मालिक ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। अंदर और भी शव थे। एक दूल्हा जिसके साथ उसने खेला था, और उसके पिता के 3 घरेलू रक्षक। टोकरियों और संदूकों से लदी एक गाड़ी अस्तबल के दरवाजे के पास छोड़ी गई खड़ी थी। मृत लोग शायद इसे गोदी की यात्रा के लिए लौट कर रहे थे। जब उन्ना परी हमला हुआ, आर्या चुपके से करीब आ गई। लाशों में से एक डेसमंड था, जिसने उसे अपनी लंबी तलवार दिखाई थी और उसके पिता की रक्षा करने का वादा किया था। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखें मूंद कर छत को देख रहा था, जबकि मक्खियां उसकी आंखों के सामने रेंग रही थीं। उसके करीब लैनिस्टर्स के लाल लबादे और शेर शिखर वाले हेलमेट में एक मृत व्यक्ति था। जानवर अपने खलिहानों में बेचैन थे, खून की गंध से कराह रहे थे और सूंघ रहे थे। आर्या की एकमात्र योजना एक घोड़े पर काठी बांधकर महल और शहर से दूर भागना था। उसे बस किंग्स रोड पर रहना था और यह उसे विंटरफेल वापस ले जाएगा। उसने दीवार से लगाम और हार्नेस लिया। जैसे ही वह गाड़ी के पिछले हिस्से में घुसी, एक गिरा हुआ संदूक उसकी नजर में आया। यह लड़ाई में गिरा होगा या लौट करते समय गिरा होगा। लकड़ी टूट गई थी, ढक्कन खुलने से संदूक का सामान जमीन पर बिखर गया। आर्या ने रेशम, साटन और मखमल के कपड़े पहचान लिए, जो उसने कभी नहीं पहने थे। उसे किंग्स रोड पर गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती थी, हालांकि, और इसके अलावा आर्या बिखरे कपड़ों के बीच मिट्टी में घुटनों के बल बैठी थी। उसे एक भारी ऊनी लबादा, एक मखमली स्कर्ट और एक रेशमी अंगरखा और कुछ छोटे कपड़े मिले। एक पोशाक जो उसकी मां ने उसके लिए कढ़ाई की थी, एक चांदी का बेबी ब्रेसलेट जिसे वह बेच सकती थी। टूटे हुए ढक्कन को हटाते हुए उसने सुई के लिए संदूक के अंदर टटोला। उसने इसे नीचे, हर चीज के नीचे छिपा दिया था, लेकिन जब संदूक गिरा तो उसका सारा सामान इधर उधर बिखर गया था। एक पल के लिए आर्या को डर लगा कि किसी ने तलवार ढूंढ ली है और उसे चुरा लिया है। फिर उसकी उंगलियों ने साटन के गाउन के नीचे धातु की कठोरता को महसूस किया। वह वहां है, एक आवाज उसके पीछे से फुसफुसाई। चौंक कर आर्य घूम गया। एक अस्तबल का लड़का उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी,
उसकी गंदी सफेद अंडर ट्यूनिक एक गंदे जर्किन के नीचे से झांक रही थी। उसके जूते गोबर से सने हुए थे और उसके एक हाथ में एक फावड़ा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह मुझे नहीं जानती, उसने कहा, लेकिन मैं उसे जानने का एक उस्ताद से जानता हूं। ओह हाँ, भेड़िया लड़की, मुझे घोड़े की काठी लगाने में मदद करो। आर्य ने निर्दल को टटोलते हुए छाती में वापस हाथ डालते हुए विनती की। मेरे पिता राजा के हाथ हैं, वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। पिता मर चुके हैं, लड़के ने कहा। वह उसकी ओर बढ़ा। यह रानी है जो मुझे पुरस्कृत करेगी। यहां आओ लड़की। दूर रहो। उसकी उंगलियां नीडल के मूठ के चारों ओर बंद हो गईं। मैं कहता हूं आओ। उसने उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया। सिरियो फोरेल ने जो कुछ भी उसे सिखाया था वह एक दिल की धड़कन में गायब हो गया। अचानक भय के उस क्षण में आर्या को केवल वही सबक याद था जो जॉन स्नो ने उसे दिया था, सबसे पहला सबक। उसने उसे नुकीले सिरे से मारा और ब्लेड को जंगली उन्मादी ताकत से ऊपर की ओर धकेला। सुई उसके चमड़े के जैकेट और पेट के सफेद मांस को चीरती हुई उसके कंधे की हड्डियों के बीच से निकल गई। लड़के ने फावड़ा नीचे गिरा दिया और हल्की आवाज की, जो कि एकदम से सांस लेने और आह भरने के बीच की थी। उसके हाथ ब्लेड के चारों ओर बंद हो गए। ओह भगवान, उसने विलाप किया, क्योंकि उसका अंडरट्यूनिक लाल होने लगा था। इसे बाहर निकालो। जब उसने इसे बाहर निकाला तो वह मर गया। घोड़े चीख रहे थे। आर्या शव के ऊपर खड़ी थी, मौत के सामने निश्चल और भयभीत। जब वह गिरा तो लड़के के मुंह से खून बह रहा था और उसके पेट में चीरे से और भी खून बह रहा था, जो उसके शरीर के नीचे जमा हो रहा था। उसकी हथेलियां कटी हुई थी जहां उसने ब्लेड को पकड़ा था। वह धीरे धीरे पीछे हटी। उसके हाथ में सुई लाल थी। उसे भाग जाना था, यहां से कहीं दूर, कहीं सुरक्षित जगह, अस्तबल के लड़के की आरोप लगाने वाली आंखों से दूर। उसने फिर से लगाम और लगाम पकड़ी और अपनी घोड़ी की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने घोड़े की पीठ पर काठी उठाई, आर्या को अचानक डर लगा कि महल के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, यहां तक कि पीछे के दरवाजों पर भी पहरा होगा। शायद पहरेदार उसे पहचान नहीं पाते। अगर उन्हें लगता कि वह एक लड़का है तो शायद वे उसे जाने देते। नहीं, उन्हें किसी को भी बाहर न जाने देने का आदेश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे जानते हैं या नहीं। लेकिन महल से बाहर निकलने का एक और रास्ता था। आर्या की उंगलियों से काठी फिसल गई और धमाका और धूल के गुब्बार के साथ मिट्टी पर गिर गई। क्या वह राक्षसों के साथ फिर से कमरा पा सकती थी? वह निश्चित नहीं थी। फिर भी वह जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। उसने कपड़े ढूंढे जो उसने इकट्ठा किए थे और लबादे में घुसे, जिससे सुई उसके तहों के नीचे छिप गई। उसने अपनी बाकी चीजों को एक रोल में बांध लिया। बंडल को अपनी बांह के नीचे दबाए हुए वह अस्तबल के दूर के छोर पर पहुंची। पीछे का दरवाजा खोलते हुए उसने उत्सुकता से बाहर झांका। उसे दूर से तलवारबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी और बेली के पार दर्द से चिल्लाते हुए एक आदमी की कांपती हुई चीख। उसे सरपीली सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा, छोटे से रसोई घर और सुअर के बाड़े से होते हुए। पिछली बार भी वह इसी तरह गई थी, काले बिल्ले का पीछा करते हुए। केवल यही उसे सोने के लबादों की बैरक के ठीक सामने ले जाएगा। वह उस तरफ नहीं जा सकती थी। आर्या ने दूसरे रास्ते के बारे में सोचने की कोशिश की। अगर वह महल के दूसरी तरफ जाती तो वह नदी की दीवार के साथ साथ और छोटे से गॉडवुड से होकर रेंग सकती थी। लेकिन पहले उसे दीवारों पर पहरेदारों की साफ नजर में यार्ड को पार करना होगा। उसने दीवारों पर इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। सोने के लबादे, उनमें से ज्यादातर भालों से लैस थे। उनमें से कुछ उसे देखकर पहचानते थे। अगर वे उसे यार्ड में भागते हुए देखते तो क्या करते? वह वहां से बहुत छोटी दिखती। क्या वे बता पाते कि वह कौन है? क्या वे परवाह करते? उसे अब जाना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जब वह क्षण आया तो वह हिलने के लिए बहुत डरी हुई थी। शांत पानी की तरह एक छोटी सी आवाज उसके कान में फुसफुसाई। आर्या इतनी चौंक गई कि उसने लगभग अपना बंडल गिरा दिया। उसने चारों ओर बेतहाशा देखा, लेकिन अस्तबल में उसके अलावा कोई नहीं था। घोड़े थे और मरे हुए लोग थे, छाया की तरह शांत। उसने सुना। क्या यह उसकी खुद की आवाज थी या सिरियो की?
वह नहीं बता सकती थी, फिर भी किसी तरह इसने उसके डर को शांत कर दिया। वह अस्तबल से बाहर निकल गई। यह अब तक की सबसे डरावनी चीज थी जो उसने की थी। वह भागकर छिपना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को धीरे धीरे यार्ड में चलने के लिए मजबूर किया, एक पैर दूसरे के सामने रखते हुए, जैसे कि उसके पास दुनिया का सारा समय हो और किसी से डरने की कोई वजह न हो। उसे लगा कि वह उनकी आंखों को महसूस कर सकती है, जैसे उसके कपड़ों के नीचे उसकी त्वचा पर कीड़े रेंग रहे हों। आर्या ने कभी ऊपर नहीं देखा। अगर उसने उन्हें देखते हुए देखा तो उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी, वह जानती थी, और वह कपड़ों का बंडल छोड़ देगी और एक बच्चे की तरह भागकर रोएगी, और फिर वे उसे पकड़ लेंगे। उसने अपनी निगाह जमीन पर रखी। जब तक वह यार्ड के दूर किनारे पर शाही सेप्ट की छाया तक पहुंची, आर्या पसीने से तर हो चुकी थी, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया था। सेप्ट खुला और खाली था। अंदर सुगंधित शांति में आधा सैकड़ा प्रार्थना मोमबत्तियां जल रही थीं। आर्या को लगा कि देवता 2 मोमबत्तियां कभी नहीं भूलेंगे। उसने उन्हें अपनी आस्तीन में भर लिया और पीछे की खिड़की से निकल गई। उस गली में वापस जाना आसान था जहां उसने एक कान वाले टॉम को कोने में रखा था, लेकिन उसके बाद वह खो गई। वह खिड़कियों से अंदर बाहर रेंगती रही, दीवारों पर कूदती रही और अंधेरे तहखानों में अपना रास्ता तलाशती रही, एक छाया की तरह शांत। एक बार उसने एक महिला को रोते हुए सुना। उसे 1 घंटे से ज्यादा समय लगा उस छोटी संकरी खिड़की को खोजने में जो नीचे की ओर झुकी हुई थी, जहां राक्षस इंतजार कर रहे थे। उसने अपना बंडल फेंका और अपनी मोमबत्ती जलाने के लिए वापस लौटी। यह जोखिम भरा था। उसे याद था कि आग जलकर राख हो गई थी, और उसने आवाजें सुनी जब वह अंगारों पर फूंक मार रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती के चारों ओर अपनी उंगलियां लपेटते हुए वह खिड़की से बाहर चली गई, क्योंकि वे दरवाजे से अंदर आ रहे थे, बिना यह देखे कि वे कौन थे। इस बार राक्षसों ने उसे नहीं डराया। वे लगभग पुराने दोस्त लग रहे थे। आर्या ने मोमबत्ती को अपने सिर के ऊपर रखा। उसके हर कदम के साथ छाया दीवारों से टकरा रही थी, मानो वे उसे गुजरते हुए देखने के लिए मुड़ रही हों। ड्रैगन, उसने फुसफुसाया। उसने अपने लबादे के नीचे से नीडल को बाहर निकाला। पतला ब्लेड बहुत छोटा लग रहा था और ड्रैगन बहुत बड़े, फिर भी किसी तरह आर्या को अपने हाथ में स्टील होने से बेहतर महसूस हुआ। दरवाजे के बाहर लंबा खिड़की रहित हॉल उतना ही काला था जितना उसे याद था। उसने अपने बाएं हाथ में नीडल पकड़ी, तलवार वाले हाथ में, और मोमबत्ती अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में। गर्म मोम उसकी उंगलियों पर बह रहा था। कुएं का प्रवेश द्वार बाईं ओर था, इसलिए आर्या दाईं ओर चली गई। उसका एक हिस्सा भागना चाहता था, लेकिन वह अपनी मोमबत्ती को बुझाने से डर रही थी। उसने चूहों की हल्की चीख सुनी और रोशनी के किनारे पर छोटी चमकती आंखों की एक जोड़ी देखी, लेकिन चूहों ने उसे नहीं डरा। अन्य चीजों ने उसे डरा दिया। यहां छिपना बहुत आसान होगा, क्योंकि वह जादूगर और कांटेदार दाढ़ी वाले आदमी से छिप गई थी। वह लगभग दीवार के सहारे खड़े अस्तबल के लड़के को देख सकती थी। उसके हाथ पंजों में मुड़े हुए थे, ऑसेसिस, और उसकी हथेलियों में गहरी चोटों से खून अभी भी टपक रहा था जहां नीडल ने उसे काटा था। वह उसके पास से गुजरते समय उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा होगा। वह उसकी मोमबत्ती को बहुत दूर से आते हुए देखेगा। शायद वह बिना रोशनी के बेहतर होगी। डर तलवारों से भी गहरा काटता है, उसके अंदर की शांत आवाज फुसफुसाती हुई बोली। अचानक आर्या को विंटरफेल के तहखाने याद आ गए। वे इस जगह से कहीं ज्यादा डरावने थे, उसने खुद से कहा। जब उसने पहली बार उन्हें देखा था तब वह एक छोटी बच्ची थी। उसके भाई रॉब ने उन्हें नीचे उतार दिया था। वह और सांसा और बेबी ब्रैन, जो अब रिकन से ज्यादा बड़े नहीं थे। उनके बीच सिर्फ एक मोमबत्ती थी, और ब्रैन की आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गई थीं, क्योंकि वह विंटर के राजाओं के पत्थर के चेहरों को घूर रहा था। उनके पैरों में भेड़िए और उनकी गोद में लोहे की तलवारें थीं। रॉब उन्हें दादाजी और ब्रैंडन और लियाना के पीछे से होते हुए अंत तक ले गया, ताकि उन्हें उनकी खुद की कब्रें दिखा सके। सांसा छोटी सी मोमबत्ती को देखती रही, इस चिंता में कि वह बुझ न जाए। बूढ़ी नान ने उसे बताया था कि यहाँ नीचे मकड़ियां हैं और कुत्ते जितने बड़े चूहे हैं।
जब उसने यह कहा तो रॉब मुस्कुराया। मकड़ियों और चूहों से भी बदतर चीजें हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह वह जगह है जहां मुर्दे घूमते हैं। तभी उन्हें धीमी, गहरी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेबी ब्रान आर्या का हाथ पकड़ रखा था। जब आत्मा खुली कब्र से बाहर निकली, पीली सफेद और खून के लिए कराहती हुई, सांसा सीढ़ियों की ओर चीखती हुई भागी और ब्रान ने खुद को रॉब के पैर के चारों ओर लपेट लिया, रोते हुए। आर्या ने अपनी जगह पर खड़े होकर आत्मा को मुक्का मारा। यह केवल जॉन था जो आटे से लथपथ था। तुम बेवकूफ हो, उसने उससे कहा। तुमने बच्चे को डरा दिया। लेकिन जॉन और रॉब बस हंसते रहे और हंसते रहे, और बहुत जल्द ब्रान और आर्या भी हंसने लगे। याद ने आर्या को मुस्कुरा दिया और उसके बाद अंधेरे में उसके लिए कोई और खौफजनी नहीं रहा। अस्तबल का लड़का मर चुका था। उसने उसे मार दिया था, और अगर वह उस पर कूदता तो वह उसे फिर से मार देती। वह घर जा रही थी। एक बार जब वह फिर से घर आ जाती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। विंटरफेल की ग्रे ग्रेनाइट की दीवारों के पीछे सुरक्षित, उसके कदमों की आवाज उसके आगे नरम गूंज भेजती थी, क्योंकि आर्या अंधेरे में और गहराई में डूब जाती थी। टी सांसा है तीसरे दिन सांसा के लिए आया था। उसने गहरे भूरे रंग की ऊन की एक साधारण पोशाक चुनी जो सादे ढंग से कटी हुई थी, लेकिन कॉलर और आस्तीन के चारों ओर बहुत बढ़िया कढ़ाई की गई थी। नौकरों की मदद के बिना चांदी के बंधनों को कसने के दौरान उसकी उंगलियां मोटी और अनाड़ी लग रही थीं। जेन पूल को उसके साथ कैद कर लिया गया था, लेकिन जेन बेकार थी। उसका चेहरा उसके रोने से सूज गया था और वह अपने पिता के बारे में रोना बंद नहीं कर पा रही थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता ठीक हैं, संसा ने उसे बताया जब उसने आखिरकार पोशाक को ठीक से बटन किया। मैं रानी से कहूंगी कि वह तुम्हें उनसे मिलने दे। उसने सोचा कि दयालुता जेन की आत्माओं को ऊपर उठा सकती है, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे लाल, सूजी हुई आंखों से देखा और भी जोर से रोने लगी था, जहां यह चिन्हित करने के लिए लकड़ी भी नहीं थी कि यह कहां खड़ा था। फर्स्ट मेन के महान गढ़ से जो कुछ बचा था वह 3 टावर थे, 3 जहां कभी 20 हुआ करते थे, अगर कहानीकारों पर विश्वास किया जा सकता था। गेट हाउस टावर काफी मजबूत लग रहा था और इसके दोनों ओर कुछ फीट की खड़ी दीवार भी थी। ड्रंकर्ड टावर दलदल में जहां कभी दक्षिण और पश्चिम की दीवारें मिलती थीं, एक आदमी की तरह झुकी हुई थी जो शराब का एक पेट भरकर नाले में फेंकने वाला था। और लंबा पतला चिल्ड्रन टावर जहां किंवदंती के अनुसार जंगल के बच्चों ने एक बार अपने अनाम देवताओं को पानी के हथौड़े भेजने के लिए बुलाया था, उसका आधा मुकुट गिर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर ने टावर के ऊपर की ओर की दरारों को काट लिया हो और मलबे को दलदल में फैला दिया हो। तीनों टावर काई से हरे थे। गेट हाउस टावर के उत्तर की ओर पत्थरों के बीच एक पेड़ उग रहा था, जिसकी घुमावदार शाखाएं भूत की खाल के रसीले सफेद कंबलों से सजी हुई थीं। भगवान दया करें, सर ब्रांडेन ने कहा जब उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या था। यह मोट कैलिन है। यह एक मौत के जाल से ज्यादा कुछ नहीं है, कैटलिन ने कहा। मुझे पता है कि यह कैसा दिखता है अंकल। मैंने भी पहली बार इसे देखा था, लेकिन नेड ने मुझे आश्वस्त किया कि यह खंडहर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भयानक है। 3 बचे हुए टावर सभी तरफ से पुल को नियंत्रित करते हैं और किसी भी दुश्मन को उनके बीच से गुजरना होगा। यहाँ के दलदल अभेद्य हैं, क्विकसैंड और सक्सहोल से भरे हुए हैं और सांपों से भरे हुए हैं। किसी भी टावर पर हमला करने के लिए सेना को कमर तक गहरे काले कीचड़ से गुजरना होगा, छिपकली शेरों से भरी खाई को पार करना होगा और काई से चिपचिपी दीवारों को पार करना होगा। इस दौरान खुद को दूसरे टावर में तीरंदाजों की गोलीबारी के लिए उजागर करना होगा। उसने अपने चाचा को एक गंभीर मुस्कान दी। और जब रात होती है तो कहा जाता है कि भूत होते हैं, उत्तर की ठंडी प्रतिशोधी आत्माएं जो दक्षिणी खून की भूखी होती हैं। सर ब्रेंडन ने ठहाका लगाया। मुझे याद दिलाना कि मैं यहां ज्यादा देर तक न रुकूं। आखिरी बार जब मैंने देखा तो मैं खुद दक्षिणी था। तीनों टावरों के ऊपर झंडे फहराए गए थे। ड्रंकर्ड्स टावर से कारस्टार्क सनबर्स्ट लटका हुआ था, डायर वुल्फ के नीचे। चिल्ड्रन टावर पर यह टूटी हुई जंजीरों में ग्रेड जोन का विशालकाय था, लेकिन गेट हाउस टावर पर स्टार्क बैनर अकेला फहरा रहा था।
यहीं पर रॉब ने अपनी सीट बनाई थी। कैटलिन ने इसके लिए जगह बनाई। उसके पीछे सर ब्रेंडन और सर वेंडेल थे। उनके घोड़े धीरे धीरे लॉग एंड प्लैंक सड़क पर कदम रख रहे थे, जो मिट्टी के हरे काले खेतों में बिछाई गई थी। उसने अपने बेटे को अपने पिता के लॉर्ड्स बैनरमैन से घिरा हुआ पाया, एक हवादार हॉल में जिसमें एक काली चूल्हा में पीठ की आग धुआं कर रही थी। वह एक विशाल पत्थर की मेज पर बैठा था। उसके सामने नक्शों और कागजों का ढेर था। वह रूस बोल्टन और ग्रेडजोन के साथ गहनता से बात कर रहा था। पहले तो उसने उसे नहीं देखा, लेकिन उसके भेड़िए ने देखा। बड़ा भूरा जानवर आग के पास लेटा था, लेकिन जब कैटलिन अंदर आई तो उसने अपना सिर उठाया और उसकी सुनहरी आंखें उसकी आंखों से मिली। लॉर्ड्स एक एक करके चुप हो गए और रॉब ने अचानक हुई शांति को देखा और उसे देखा। मां, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। कैटलिन उसके पास दौड़ना चाहती थी, उसके मीठे माथे को चूमना चाहती थी, उसे अपनी बाहों में लपेटना चाहती थी और उसे इतनी मजबूती से पकड़ना चाहती थी कि वह कभी नुकसान न पहुंचाए। लेकिन यहां अपने लॉर्ड्स के सामने उसने हिम्मत नहीं की। वह अब एक पुरुष की भूमिका निभा रहा था और वह उससे यह नहीं छीन सकती थी। इसलिए उसने खुद को बेसाल्ट स्लैब के दूर के छोर पर रोक लिया, जिसे वे एक टेबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। डायर वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कमरे में उस जगह तक चला गया जहां वह खड़ी थी। यह एक भेड़िए से बड़ा लग रहा था। तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, उसने रॉब से कहा, जबकि ग्रे विंड ने उसके हाथ को सूंघा। उसने अपने ठुड्डीदार जबड़े को रगड़ा। अचानक अजीब लगा। हां, उसकी ठोड़ी के बाल उसके सिर के बालों से ज्यादा लाल थे। मुझे यह पसंद है। कैटलिन ने भेड़िए के सिर को धीरे से सहलाया। यह तुम्हें मेरे भाई एडम्योर जैसा दिखता है। ग्रे विंड ने चंचलता से उसकी उंगलियों को काटा और आग के पास अपने स्थान पर वापस चला गया। सर हेलमैन टैलहार्ट डायरवुल्फ का सम्मान करने के लिए कमरे में सबसे पहले उसके पीछे पीछे गया, उसके सामने घुटने टेक दिए और अपने माथे को उसके हाथ से दबाया। लेडी कैटलिन, उन्होंने कहा, आप हमेशा की तरह निष्पक्ष हैं। मुश्किल समय में एक स्वागत योग्य दृश्य। ग्लोवर्स ने पीछा किया, गैल्बर्ट और रॉबर्ट और ग्रेडजॉन अंबर और बाकी एक एक करके। थियोन ग्रेजॉय अंतिम थे। मैंने आपको यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी मेरी महिला, उन्होंने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। मैंने यहां होने के बारे में नहीं सोचा था, कैटलिन ने कहा, जब तक मैं व्हाइट हार्बर में किनारे पर नहीं आया और लॉर्ड वाइमन ने मुझे बताया कि रॉब ने बैनर बुलाए हैं। आप उनके बेटे सर वेंडेल को जानते हैं। वेंडेल मैंडरली आगे बढ़े और अपनी कमर के अनुसार नीचे झुके। और मेरे चाचा सर ब्रांडन टूली, जिन्होंने मेरी बहन की सेवा छोड़ दी है। ब्लैकफिश, रॉब ने कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। हमें आपके साहस वाले लोगों की आवश्यकता है। और आप सर वेंडेल, मुझे आपको यहां पाकर खुशी हुई। क्या सर रॉड्रिक भी आपके साथ हैं मां? मुझे उनकी याद आ रही थी। सर रॉड्रिक फाइट हार्बर से उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैंने उन्हें कास्टेलन नाम दिया है और उन्हें हमारे लौटने तक विंटरफेल पर कब्जा करने का आदेश दिया है। मास्टर लुविन एक बुद्धिमान सलाहकार हैं, लेकिन युद्ध की कला में अकुशल हैं। इस मामले में कोई डर नहीं है लेडी स्टार्क, ग्रेडजोन ने अपनी बास रंबल में उनसे कहा। विंटरफेल सुरक्षित है। हम जल्द ही टाइविन लैनिस्टर के बंगहोल में अपनी तलवारें घुसा देंगे, आपसे क्षमा मांगते हुए, और फिर नेड को मुक्त करने के लिए रेड कीप की ओर बढ़ेंगे। मेरी महिला, एक सवाल जैसा आपको अच्छा लगे। रूस बोल्टन, ड्रेडफोर्ट के लॉर्ड की आवाज धीमी थी। फिर भी जब वह बोलता तो बड़े आदमी चुपचाप सुनने लगते। उसकी आंखें अजीब तरह से पीली थीं, लगभग रंगहीन, और उसका रूप परेशान करने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि आपने लॉर्ड टाइविन के बौने बेटे को बंदी बना रखा है। क्या आप उसे हमारे पास लाए हैं? मैं कसम खाता हूं, हमें ऐसे बंधक का अच्छा उपयोग करना चाहिए। मैंने टायरियन लैनिस्टर को बंदी बनाया था, लेकिन अब और नहीं। कैटलिन को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खबर से घबराहट का एक कोरस गूंज उठा। मैं आपसे ज्यादा खुश नहीं हूं मेरे प्रभु। देवताओं ने उसे मुक्त करना उचित समझा, मेरी मूर्ख बहन की कुछ मदद से। उसे अपनी अवमानना में इतना खुला नहीं होना चाहिए था, वह जानती थी, लेकिन आयरी से उसका विदा होना सुखद नहीं था।
उसने लॉर्ड रॉबर्ट को अपने साथ ले जाने की पेशकश की थी ताकि वह कुछ सालों के लिए विंटरफेल में उसका पालन पोषण कर सके। दूसरे लड़कों की संगति उसके लिए अच्छा रहेगा, उसने सुझाव देने की हिम्मत की थी। लिसा का गुस्सा देखना भयावह था। बहन हो या न हो, उसने जवाब दिया था, अगर तुम मेरे बेटे को चुराने की कोशिश करोगी तो तुम चांद के दरवाजे से निकल जाओगी। उसके बाद और कुछ कहने को नहीं था। लॉर्ड उससे आगे सवाल करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कैटलिन ने हाथ उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास बाद में यह सब करने का समय होगा, लेकिन मेरी यात्रा ने मुझे थका दिया है। मैं अपने बेटे से अकेले में बात करूंगी। मुझे पता है कि आप मुझे माफ कर देंगे मेरे लॉर्ड्स। उसने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। हमेशा की तरह मदद करने वाले लॉर्ड हॉर्नवुड के नेतृत्व में बैनरमैन ने झुककर अपना रास्ता बनाया। और तुम, थियोन, उसने जोड़ा जब ग्रेजॉय रुका। वह मुस्कुराया और उन्हें छोड़ दिया। मेज पर शराब और पनीर था। कैटलिन ने एक हॉर्न भरा, बैठी, चुस्की ली और अपने बेटे का अध्ययन किया। जब वह गई थी तब से लंबा लग रहा था और दाढ़ी के झोंके उसे बूढ़ा दिखा रहे थे। एडम्यूर 16 साल का था जब उसकी पहली मूंछें उगी थीं। मैं जल्द ही 16 साल का हो जाऊंगा, रॉब ने कहा, और तुम अब 15 साल के हो। 15 और युद्ध के लिए एक सेना का नेतृत्व कर रहे हो। क्या तुम समझ सकते हो कि मुझे क्यों डर लग रहा है, रॉब? उसका चेहरा जिद्दी हो गया। कोई और नहीं था। कोई नहीं, उसने कहा। कृपया, वे कौन लोग थे जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले यहां देखा था? रूस बोल्टन, रिकार्ड कारस्टार्क, गैलबार्ट और रॉबर्ट ग्लोवर, ग्रेडजोन, हेलमैन टैलहार्ड। आप उनमें से किसी को भी कमान दे सकते थे। भगवान अच्छे हों, आपने थियोन को भी भेजा हो सकता है, हालांकि वह मेरी पसंद नहीं होगा। वे स्टार्क नहीं हैं, उन्होंने कहा। वे पुरुष हैं, रॉब, युद्ध में अनुभवी। आप 1 साल से भी कम समय पहले लकड़ी की तलवारों से लड़ रहे थे। उसने उसकी आंखों में गुस्सा देखा, लेकिन यह जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया और अचानक वह फिर से एक लड़का बन गया। मुझे पता है, उसने शर्मिंदा होकर कहा। किसी दिन ये राजा तुम्हें अपना स्वामी समझेंगे। अगर मैं तुम्हें अभी घर से निकाल दूं, जैसे किसी बच्चे को बिना खाना दिए बिस्तर पर भेज दिया जाता है, तो वे इसे याद रखेंगे और अपने प्यालों में इस पर हंसेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी कि वे तुम्हारा सम्मान करें, यहां तक कि तुमसे थोड़ा डरें भी। हंसी डर के लिए जहर है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, भले ही मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहूं। तुम्हारी बदौलत, मां, उसने कहा। औपचारिकता के नीचे उसकी राहत स्पष्ट थी। वह उसकी मेज के पार पहुंची और उसके बालों को छुआ। तुम मेरे जेठे हो, रॉब। मैं तुम्हें सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए देखता हूं जब तुम इस दुनिया में आए थे, लाल चेहरे वाले और चीखते हुए। वह उठा, उसके स्पर्श से स्पष्ट रूप से असहज, और चूल्हे की ओर चला गया। ग्रे विंड ने अपना सिर अपने पैर पर रगड़ा। तुम्हें पता है पिताजी के बारे में? हाँ, रॉबर्ट की अचानक मौत और नेड के गिरने की खबरों ने कैटलिन को इतना डरा दिया था कि वह कह नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने बेटे को अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी। जब मैं व्हाइट हार्बर पर उतरा तो लॉर्ड मैंडरली ने मुझे बताया, क्या तुम्हें अपनी बहनों के बारे में कुछ पता चला है? एक पत्र था, रॉब ने जबड़े के नीचे अपने डायर वुल्फ को खुजलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए भी एक, लेकिन यह मेरे साथ विंटरफेल आया था। वह मेज पर गया, कुछ नक्शों और कागजों में से कुछ ढूंढा और एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र लेकर लौटा। यह वही है जो उसने मुझे लिखा था। मैंने कभी तुम्हारा लाने के बारे में नहीं सोचा था। रॉब के स्वर में कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने कागज को चिकना किया और पढ़ा। चिंता ने अविश्वास को जन्म दिया, फिर क्रोध को और अंत में भय को। यह सेर्सी का पत्र है, आपकी बहन का नहीं, उसने कहा जब वह समाप्त हो गई। असली संदेश वह है जो सैंसा नहीं कहती है। यह सब इस बारे में है कि लैनिस्टर्स उसके साथ कितने दयालु और सौम्य व्यवहार कर रहे हैं। मुझे धमकी की आवाज सुनाई देती है, यहां तक कि फुसफुसाहट भी। उन्होंने सैंसा को बंधक बना लिया है और वे उसे अपने पास रखना चाहते हैं। आर्य का कोई उल्लेख नहीं है, रॉब ने दुखी होकर कहा। नहीं, कैटलिन यह सोचना नहीं चाहती थी कि इसका क्या मतलब हो सकता है, न अभी न यहां। मुझे उम्मीद थी अगर आपने अभी भी इम्प को बंधक बना रखा है
तो बंधकों का एक व्यापार उसने सैनसा का पत्र लिया और उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। और वह जिस तरह से उसने ऐसा किया उससे वह बता सकती थी कि यह पहली बार नहीं था। क्या आयरी से कोई संदेशा आया है? मैंने आंटी लिसा को मदद मांगते हुए लिखा है। क्या उसने लॉर्ड एरिन के बैनर बुलाए हैं? क्या तुम्हें पता है क्या वेले के शूरवीर हमारे साथ आएंगे? केवल एक, उसने कहा। उनमें से सबसे अच्छा मेरे चाचा, लेकिन ब्रांडन ब्लैकफिश टूली प्रथम था। मेरी बहन अपने खूनी द्वार से आगे बढ़ने वाली नहीं है। रॉब ने इसे कड़ा लिया। मां, हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने यह पूरी सेना 18,000 लोगों को एक साथ लाया, लेकिन मैं नहीं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ही मुझे यकीन नहीं है। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। गर्वित युवा स्वामी एक पल में पिघल गया और उसी तरह वह फिर से एक बच्चा बन गया। एक 15 वर्षीय लड़का अपनी मां से जवाब के लिए देख रहा था। यह नहीं होगा। तुम इतना डर क्यों रहे हो रॉब? उसने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया, पहला आंसू छिपाने के लिए। अगर हम मार्च करते हैं, भले ही हम जीत जाएं, यदि आप किंग्स लैंडिंग जाते हैं और वफादारी की शपथ लेते हैं, तो आपको कभी भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप अपनी पूंछ मोड़कर विंटरफेल की ओर पीछे हट जाते हैं, तो आपके स्वामी आपके लिए सारा सम्मान खो देंगे। कुछ लोग लैनिस्टर्स के पास भी जा सकते हैं। तब रानी डरने की इतनी कम वजह से अपने कैदियों के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती है। हमारी सबसे अच्छी उम्मीद, हमारी एकमात्र सच्ची उम्मीद यह है कि आप मैदान में दुश्मन को हरा सकें। अगर आपको लॉर्ड टाइविन या किंग्सलेयर को बंदी बनाने का मौका मिले, तो फिर व्यापार बहुत अच्छी तरह से संभव हो सकता है, लेकिन यह इसका मूल नहीं है। जब तक आपके पास इतनी शक्ति है कि वे आपसे डरें, नेड और आपकी बहन सुरक्षित रहेंगे। सेर्सी इतनी समझदार है कि वह जानती है कि अगर लड़ाई उसके खिलाफ जाती है, तो उसे शांति बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है। क्या होगा अगर लड़ाई उसके खिलाफ नहीं जाती है? रॉब ने पूछा। क्या होगा अगर यह वाक़ई हमारे खिलाफ जाती है? कैटलिन ने उसका हाथ थाम लिया। रॉब, मैं तुम्हारे लिए सच्चाई को नरम नहीं करूंगी। यदि तुम हार गए, तो हम में से किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। वे कहते हैं कि कैस्टरली रॉक के दिल में पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। रैगर के बच्चों का भाग्य याद रखो। उसने तब उसकी युवा आंखों में डर देखा, लेकिन साथ ही एक ताकत भी थी। एक पखवाड़े से भी कम समय पहले उन्होंने गोल्डन टूथ के नीचे पहाड़ियों में लड़ाई लड़ी, रॉब ने कहा। अंकल एडम्योर ने लॉर्ड वेंस और लॉर्ड पाइपर को दर्रे पर कब्जा करने के लिए भेजा था, लेकिन किंग्सलेयर ने उन पर हमला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लॉर्ड वेंस मारे गए। हमारे पास आखिरी शब्द यह था कि लॉर्ड पाइपर आपके भाई और उनके अन्य बैनरमैन के साथ रिवररन में शामिल होने के लिए पीछे हट रहे थे। उनके पीछे जैमी लैनिस्टर भी था। हालांकि यह सबसे बुरी बात नहीं है। जब वे दर्रे में लड़ रहे थे, लॉर्ड टाइविन दक्षिण से दूसरी लैनिस्टर सेना लेकर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि यह जैमी की सेना से भी बड़ी थी। पिता को यह पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजा के अपने बैनर तले उनका विरोध करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। उन्होंने कुछ दक्षिणी सरदारों, लॉर्ड एरिक या डेरिक या ऐसे ही किसी को कमान दी, लेकिन सर रेमंड डैडी उनके साथ सवार हुए। और पत्र में कहा गया कि अन्य शूरवीर भी थे और पिता के अपने रक्षकों की एक सेना थी। बस यह एक जाल था। लॉर्ड डेरिक जैसे ही रेड फोर्क को पार कर रहे थे, लैनिस्टर्स उन पर टूट पड़े। राजा के झंडे को धिक्कार है, और ग्रेगर क्लेगन ने उन्हें पीछे से लिया क्योंकि उन्होंने मम्मर के फोर्ड को पार करने की कोशिश की थी। यह लॉर्ड डेरिक और कुछ अन्य लोग बच गए होंगे, कोई भी निश्चित नहीं है, लेकिन सर रेमन मारे गए और विंटरफेल के हमारे अधिकांश लोग। लॉर्ड टाइविन ने किंग्स रोड को बंद कर दिया है, ऐसा कहा जाता है, और अब वह उत्तर की ओर हेरनहाल की ओर मार्च कर रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, गंभीर और अधिक गंभीर। कैटलिन ने सोचा, यह उसकी कल्पना से भी बदतर था। तुम उससे यहां मिलना चाहते हो? उसने पूछा। अगर वह इतनी दूर आता से है, अगर लैनिस्टर्स नेक पर आते हैं, तो क्रैनोगमैन हर कदम पर उनका खून बहा देंगे। लेकिन गैल्बर्ट ग्लोवर कहते हैं कि लॉर्ड टाइविन इसके लिए बहुत चालाक है।
और रूस बोल्टन सहमत हैं। उनका मानना है कि वह ट्राइडेंट के करीब रहेगा, नदी के राजाओं के महलों को एक एक करके ले जाएगा जब तक कि रिवर रन अकेला न रह जाए। हमें उससे मिलने के लिए दक्षिण की ओर मार्च करना होगा। इस विचार से ही कैटलिन की रूह कांप उठी। जैमी और टाइविन लैनिस्टर जैसे अनुभवी युद्ध कमांडरों के खिलाफ 15 वर्षीय लड़के के पास क्या मौका होगा? क्या यह बुद्धिमानी है? आप यहां मजबूत स्थिति में हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर में पुराने राजा मोर्ट कैलिन पर खड़े हो सकते थे और अपने आकार से 10 गुना बड़े मेजबानों को आप वापस भेज सकते थे। हाँ, लेकिन हमारे भोजन और आपूर्ति कम हो रही है और यह ऐसी जमीन नहीं है जिस पर हम आसानी से रह सकें। हम लॉर्ड मैंडरली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब उनके बेटे हमारे साथ आ गए हैं तो हमें मार्च करना होगा। उसने महसूस किया कि वह लॉर्ड्स बैनरमैन को अपने बेटे की आवाज में बोलते हुए सुन रही थी। वर्षों से उसने विंटरफेल में उनमें से कई की मेजबानी की थी और नेड के साथ उनके अपने चूल्हों और मेजों पर उनका स्वागत किया गया था। वह जानती थी कि वे सभी किस तरह के आदमी थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या रॉब जानता था, और फिर भी उन्होंने जो कहा उसमें समझदारी थी। उसके बेटे द्वारा इकट्ठा की गई यह सेना कोई स्थायी सेना नहीं थी, जैसा कि फ्री सिटीज बनाए रखने के आदी थे। न ही सिक्कों में भुगतान किए जाने वाले गार्डमैन की सेना थी। उनमें से ज्यादातर छोटे लोग थे, काश्तकार, खेतीहर मजदूर, मछुआरे, भेड़ चराने वाले, सराय के मालिक और व्यापारी और चर्मकार, लूट के लिए भूखे भाड़े के तलवारबाजों और मुफ्तखोरों से भरे हुए। जब उनके स्वामियों ने बुलाया तो वे आए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मार्चिंग तो ठीक है, उसने अपने बेटे से कहा, लेकिन कहां और किस उद्देश्य से? तुम क्या करना चाहते हो? रॉब हिचकिचाया। ग्रेडजोन को लगता है कि हमें लॉर्ड टाइविन के पास लड़ाई ले जाना चाहिए और उसे आश्चर्यचकित करना चाहिए, उसने कहा। लेकिन ग्लोवर्स और कारस्टार्क्स को लगता है कि उसकी सेना को घेरकर और किंग्सलेयर के खिलाफ अंकल सर एडम्योर के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए समझदारी होगी। उसने अपनी उंगलियों को अपने भूरे बालों में घुमाया, दुखी दिख रहा था। हालांकि जब तक हम रिवरन पहुंचते हैं मुझे यकीन नहीं है, निश्चित हो जाओ, कैटलिन ने अपने बेटे से कहा, या घर जाओ और फिर से वह लकड़ी की तलवार उठाओ। आप रूस बोल्टन और रिकार्ड कास्टार्क जैसे लोगों के सामने अनिर्णायक नहीं दिख सकते। कोई गलती न करें, रॉबये आपके बैनरमैन हैं, आपके दोस्त नहीं। आपने खुद को युद्ध कमांडर नामित किया है, कमांड करें। उसके बेटे ने उसकी ओर देखा, चौंका, मानो वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जैसा आप कहें माई मां, मैं आपसे फिर पूछूंगा, आप क्या करना चाहते हैं? रॉब ने मेज पर एक नक्शा खींचा, पुराने चमड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा फीके रंग की रेखाओं से ढका हुआ, एक छोर लुढ़कने से मुड़ा हुआ था। उसने इसे अपने खंजर से नीचे गिरा दिया। दोनों योजनाओं में गुण हैं, लेकिन देखो, अगर हम लॉर्ड टाइविन की सेना के चारों ओर घूमने की कोशिश करते हैं तो हम उसके और किंग्सलेयर के बीच फंसने का जोखिम उठाते। ग्रेडजोन का कहना है कि अगर हम उसकी पैंट उतारकर पकड़ भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक आदमी जिसने टाइविन लैनिस्टर जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वह इतनी आसानी से हैरान नहीं होगा। अच्छा, उसने कहा। वह उसकी आवाज में नेड की गूंज सुन सकती थी क्योंकि वह वहां बैठा था, नक्शे पर उलझन में था। मुझे और बताओ। मैं यहां एक छोटी सी सेना छोड़ दूंगा जो मोर्ट कैलिन को पकड़े रखेगी, ज्यादातर तीरंदाज, और बाकी को पुल से नीचे मार्च कराऊंगी, उसने कहा। लेकिन एक बार जब हम नेक के नीचे होंगे मैं अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दूंगा। पैदल सेना किंग्स रोड से नीचे जा सकती है, जबकि हमारे घुड़सवार ट्विंस पर ग्रीन फोर्ट को पार करेंगे, उसने इशारा किया। जब लॉर्ड टाइविन को पता चलेगा कि हम दक्षिण में आ गए हैं तो वह हमारे मुख्य सेनापति से भिड़ने के लिए उत्तर की ओर मार्च करेगा, जिससे हमारे सवारों को रिवररन के पश्चिमी तट पर जल्दी से जल्दी जाने की छूट मिल जाएगी। रॉब वापस बैठ गया। मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन खुद से खुश था और उसकी प्रशंसा का भूखा था। कैटलिन ने नक्शे को देखा। आप अपनी सेना के 2 हिस्सों के बीच एक नदी डालेंगे, और जैमी और लॉर्ड टाइविन के बीच, उसने उत्सुकता से कहा। आखिरकार मुस्कान आ गई।
रूबी फोर्ट के ऊपर ग्रीन फोर्ट पर कोई क्रॉसिंग नहीं है जहां रॉबर्ट ने अपना ताज जीता था। ट्विंस तक नहीं, यहां तक। और लॉर्ड फ्रे उस पुल को नियंत्रित करते हैं। वह आपके पिता का बैनरमैन है ना? स्वर्गीय लॉर्ड फ्रे, कैटलिन ने सोचा। वह है, उसने स्वीकार किया। लेकिन मेरे पिता ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। न ही आपको करना चाहिए। मैं नहीं करूंगा, रॉब ने वादा किया। तुम क्या सोचती हो? वह खुद के बावजूद प्रभावित हुई। वह टुल्ली जैसा दिखता है, उसने सोचा। फिर भी वह अभी भी अपने पिता का बेटा है और नेड ने उसे अच्छी तरह से पढ़ाया है। तुम किस सेना की कमान संभालोगी? घोड़े की, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर से अपने पिता की तरह। नेड हमेशा ज्यादा खतरनाक काम खुद ही करता था। और दूसरा,